Dr. Namrata, are you able to see me? Yes, ma'am. Dr. Namrata? Good afternoon, ma'am. Yes, ma'am. I'm able to see you. Then let us start. Sir, please allow me to share my screen. Now you can share, ma'am. Ma'am, are you able to share your screen? Yeah. Okay, ma'am. Is my screen clearly visible, sir? Yes. Okay, thank you so much. So, Honorable Head of the Department, Dr. Shashi Madam, and all the dignified faculty members of the Chemistry Department of this DNPU College, and I am very, very grateful to Shashi Madam for inviting me first of all to this and for roping me in for this lecture. And I'm very excited to share all my views on this very exciting topic, that what is chemical science actually and what are the scope and enormous career opportunities. सो हम बहुत सारी बातें करेंगे स्टूडेंट से एंड कुछ इस तरह से चीजों को हम रोपिंग करेंगे कि दोनों द टॉक डिलीवर जो कर रहा है उसको भी एंड आपको भी जो लिसनर्स हैं एंड ऑल्सो हमारे जो रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स हैं सबको यहाँ पे कनेक्टेड फील होगा एंड हम लोग कैसे केमिस्ट्री को एंजॉय करेंगे ये अनदर 1 hour में आई विल मेक श्योर दैट द लेक्चर कीप्स इंटरेस्टिंग keeps of a high interest to all of you and what I can do best and I can make a justice to the belief of Dr. Shashi madam जिन्होंने मुझे ये opportunity दिया और ये platform दिया. I'm really happy and grateful to her and also the chemistry department of your college. So let me just. Dr. Namrata, may I interrupt you? First of all, let my children know your introduction. Let me introduce you. Yes, ma'am, sure. आदरणीय प्राचार्य जी जो हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, सभागार में उपस्थित विज्ञान संकाय के सभी सम्मानित प्रेक्षक मित्र एवं कॉमर्स डिपार्टमेंट के हमारे कॉलेज के टेक्नोक्रेट डॉक्टर रमानाथ जी, विशेष रूप से मैं रसायन शास्त्र विभाग के और अपने कॉमर्स डिपार्टमेंट के हमारे सभी सहकर्मी बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूंगी जिनके प्रयास से आज का ये ऑनलाइन विशिष्ट व्याख्यान आयोजित है। कार्यक्रम में सहयोगी हमारे सभी कर्मचारी बंधु एवं प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ऑनलाइन व्याख्यान का शीर्षक है केमिकल साइंसेस स्कोप एंड इनॉर्मस कैरियर अपॉर्चुनिटीज। रसायन शास्त्र विषय के हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए इस विषय पर विशिष्ट व्याख्यान इसीलिए रखा गया है क्योंकि आप एमएससी केमिस्ट्री के विद्यार्थी हैं या बीएससी के वो विद्यार्थी यहाँ उपस्थित हैं बीएससी 1, 2, 3 के जो केमिस्ट्री को अपने आगे के करियर के लिए चुनना चाहते हैं। आप यूजी पीजी करने के बाद आपके पास केमिस्ट्री से रिलेटेड कौन से करियर के अवसर उपलब्ध हैं, इसी पर आज का यह विशिष्ट व्याख्यान फोकस करेगा। आपके लिए अत्यंत सामयिक इस विषय की हमारी रिसोर्स पर्सन है डॉक्टर नम्रता सिंह, जो हमसे महाराष्ट्र की नवी मुंबई से जुड़ रही है। डॉक्टर नम्रता सिंह नवी मुंबई के डी.वाई. पाटिल डीम्ड यूनिवर्सिटी के रामाराव आदिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की इंजीनियरिंग साइंसेस डिपार्टमेंट से में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इसके साथ ही आप अगस्त 2020 से ही चेकोस्लोवाकिया यानी चेक गणराज्य स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ हार्डिक क्रावेले के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में विजिटिंग रिसर्च
फेलो भी नियुक्त हैं। आपने चेक गणराज्य की राजधानी प्राग स्थित प्राग विश्वविद्यालय एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई से पोस्ट डॉक्टोरल किया है। अपने 8 साल के रिसर्च और टीचिंग करियर में आपने फिजिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और बायोफिजिक्स में विशेषज्ञता हासिल की है। आपकी क्रेडिट में 30 रिसर्च आर्टिकल्स हैं। सभी रिसर्च पेपर्स हाईली रेप्यूटेड इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश्ड हैं, जैसे रॉयल केमिकल सोसाइटी, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, स्प्रिंगर नेचर पब्लिकेशन इत्यादि। आपने अपने रिसर्च की फाइंडिंग्स को अनेक अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस में भी विद्वानों के सामने प्रदर्शित किया है। संप्रति आप रिविस्टा मेडिसिन नाम के जर्नल की चीफ एडिटर है और जर्नल ऑफ बायोमोलिक्यूल्स की गेस्ट एडिटर भी हैं। साथ ही बहुत सारे इंटरनेशनल रेप्यूटेड जर्नल्स की एक्टिव रिव्यूअर भी हैं। आपको 3 यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी मिल चुके हैं और सबसे बड़ी बात कि हम सबको प्रेस्टिजियस IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट, इस संस्था की जो इतनी प्रेस्टिजियस संस्था है, उसकी यंग केमिस्ट अवार्ड प्राप्त रिसोर्स पर्सन से आज इंटरेक्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सौभाग्यशाली हैं कि आज टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड है कि आप सीधे विश्व के किसी कोने में बैठे हुए विद्वानों से जुड़ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर नम्रता से आग्रह करती हूं कि वो अपना उद्बोधन, अपना टॉक आरंभ करें। डॉक्टर नम्रता। डॉक्टर नम्रता। थैंक यू मैडम फॉर दिस ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। बहुत ही एनकरेजिंग इंट्रोडक्शन था एंड इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं और इतने यंग माइंड्स हैं और साथ में हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट भी हैं। मुझे बहुत खुशी हुई सुन के कि हमारे साथ कौन कौन जुड़े हैं, जो कि मैं सबको देख नहीं पा रही हूँ, बट सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये बहुत ही एनकरेजिंग है। सो अभी मैं थोड़ा वुड लाइक टू प्रोसीड, आगे मैं प्रोसीड करती हूँ। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का, जिसमें हम बात करेंगे, वो है केमिकल साइंस स्कोप एंड इनॉर्मस करियर अपॉर्चुनिटीज। सो स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करूंगी अपनी बात सिंपल तरीके से आप लोगों तक पहुंचाने की, और मुझे पता है कि और उम्मीद है कि मतलब मेरे टॉक से आप लोग ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सकें। सो व्हाट डू ऑल दीज हैव इन कॉमन, मतलब जितने भी आप इमेजेस अभी स्लाइड पे देख रहे हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो सम सोलार पैनल रिलेटेड एनर्जी के फील्ड हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स हो, चाहे वो सम स्पोर्ट्स का फील्ड हो, या फिर सम प्लास्टिक बेस्ड इंडस्ट्री हो, एवरीवेयर हर जगह हम लोग देखते हैं कि केमिस्ट्री का कितना बड़ा रोल है। अगर हम चाहें तो हम हर चीज में अपने लाइफ में सुबह से लेकर रात तक केमिस्ट्री के साथ ही केमिस्ट्री को ही अपने आसपास रोटेट होता फील करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि किस किस फील्ड में केमिस्ट्री जा सकती है और हमारे लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज केमिस्ट्री से जनरेट होती है। सो व्हाट ऑल जॉब्स डू यू थिंक अ केमिस्ट कैन डू? बेसिकली हु हैज केमिस्ट्री एज हिज स्पेशलाइजेशन, as her specialization, are known as chemist. We all are chemists who has dealt with chemistry. So what jobs do you think he chemist can do? Chemist can आई थिंक स्लाइड के इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोग सब नोट करिए, इस पर आप असाइनमेंट देना होगा आप लोगों को। हाँ, सो एग्रीकल्चरल केमिस्ट
food scientist, biochemist, atmospheric chemist, marine chemist, formulation chemist, industrial chemist, material scientist, environmental chemist, analytical chemist, computational chemist, medicinal chemist, chemical engineer, then polymer scientist, crystallographer. So इतने सारे chemistry से related fields हैं और जो आपको इतने सारी opportunities provide करती हैं constantly कि आप how can you become a food scientist with the knowledge of chemistry, how can you become typically a biochemist on the basis of chemistry, because chemistry is a very interdisciplinary field, बहुत interdisciplinary है. हम chemistry को physics के साथ merge कर सकते हैं, हम chemistry का role biology के साथ देखते ही रहते हैं. So all these things are very very important. दूसरा टॉक्सिकोलॉजिस्ट, ये बहुत ही रिसेंटली डेवलप फील्ड है. रिसेंटली अगर मैं बोलूंगी तो लास्ट 3 डेकेड्स में ये बहुत ज्यादा आगे आई है कि टॉक्सिकोलॉजी अलग से एक ब्रांच ही बन गई है जो कि कहीं और से नहीं बल्कि केमिस्ट्री से ही डिराइव हुई है. सो इसमें मैं डिटेल में भी आपको फ्यूचर स्लाइड्स में बताऊंगी कि टॉक्सिकोलॉजी फील्ड में क्या क्या है जो हम कर सकते हैं. बट अभी इस स्लाइड पे आई कैन से दैट कि टॉक्सिकोलॉजिस्ट जो है किसी भी चीज की एडल्ट्रेशन या टॉक्सिकोलॉजिकल पैरामीटर या फिर आफ्टर इफेक्ट some kind of pollution which is there in environment अलग अलग चीजों में स्पेशली फूड्स में, और वो कैसे हमारे environment को या खुद हमारी बॉडी को टॉक्सिक कर रही है. ओके, सो अगर हम इसको कर्व करना चाहें तो हाउ केमिस्ट आर हेल्पफुल, इसके लिए इंस्टीट्यूट्स हैं, इसके लिए अलग से कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं, इसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपने आप को केमिस्ट्री बीइंग अ केमिस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं. मेराइन केमिस्ट क्या करते हैं? देयर आर लॉट ऑफ, हमको सबको पता है, देयर आर लॉट ऑफ सॉल्ट्स, लॉट ऑफ ब्यूटीफुल केमिकल्स, लॉट ऑफ अनएक्सप्लोर्ड केमिकल्स इन मेराइन फील्ड. और इस पे एक इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल CSMCRI, सेंट्रल सॉल्ट एंड मेराइन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSMCRI, और वो भावनगर गुजरात में स्थित है. और वो बहुत ही ब्यूटीफुल CSRI लैब है जो कि बिल्कुल समुद्र के किनारे है. उनका काम है कि वहां पे ज्यादातर डिपार्टमेंट्स, वहाँ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट भी है, बेसिक साइंसेज डिपार्टमेंट भी है, पर वहाँ के ज्यादातर डिपार्टमेंट्स इसमें लगे हुए हैं कि क्या मेराइन केमिकल्स जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुए हैं या हम नया क्या मेराइन एनवायरनमेंट से निकाल सकते हैं और कैसे ब्यूटीफुली हम उनकी केमिस्ट्री देख सकते हैं. ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं जो वहां पे काम कर रहे हैं. ठीक है. एंड देन फॉर्मुलेशन केमिस्ट का रोल, आप लोग ये वर्ड रिलेटिवली कॉमन है अभी क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, दवाइयों की कंपनी में, वहां की लैब्स में कैसे एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल आ गया कि ओके ये ड्रग है, ये इसका सिंथेटिक मेजर है, प्रोसेस है. अब इस प्रोसेस में हम कैसे इस ड्रग को बस प्रोड्यूस करते जाएंगे. तो ये जो फॉर्मुलेशन करना, ये फॉर्मूला बनाना कि ये क्या सिंथेटिक प्रोसेस होगा, ये कौन करता है? ये एक केमिस्ट करता है. इसलिए किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, मेडिसिनल इंडस्ट्री में एक केमिस्ट का बहुत बड़ा रोल है. सो ये अनदर वन ऑफ द मेजर सेक्टर, स्पेशली इंडिया में ये वन ऑफ द मेजर सेक्टर है जो कि केमिस्ट्री से ओरिजिनेट होता है. देन एटमॉस्फेरिक केमिस्ट, आपको पता है ज्यादातर इन्वायरमेंटल बोर्ड्स में बेसिक लेवल पे जो सिलेक्शन होते हैं वो केमिस्ट होते हैं, बिकॉज दे नो हाउ टू डू एनालिसिस ऑफ डिफरेंट पोल्यूटेंट्स. हमारे गैसेस में, एनवायरमेंट में गैसेस हैं, किस हद तक पोल्यूशन हो रहा है वहां पे, कैसे ग्रीन हाउस गैसेस हमारे बॉडी में या हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं. तो ये सारे जितने एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं और जितने एटमॉस्फेयर से रिलेटेड डेडिकेटेड लेबोरेटरीज हैं, जो भी रिसर्च सेंटर ट्रेडिशनल है, उसके अलावा ऐसे बहुत सारे एटमॉस्फेरिक सेंटर्स हैं जहाँ पे कि केमिस्ट के रोल की बहुत इंपॉर्टेंस है. देन इंडस्ट्रियल केमिस्ट, ये एक बहुत ही वाइड फील्ड है. इंडस्ट्रीज में बहुत सारा कुछ आता है, स्पेशली केमिस्ट्री टू अप्लाइड केमिस्ट्री टू केमिकल इंजीनियरिंग. ये आपका पूरा एक रोड मैप है कैसे आप कॉलेज से एक इंडस्ट्री तक पहुंचते हैं और कैसे केमिस्ट्री आपका वहां पे साथ देता है, क्या रोल प्ले करता है. और हम लोग ये फ्यूचर भी अपकमिंग स्लाइड्स में और डिटेल में देखेंगे. देन लॉट ऑफ मटेरियल साइंटिस्ट और ऑल्सो देयर, मटेरियल केमिस्ट्री भी बहुत ज्यादा है और हम इसको कैसे चैनलाइज करेंगे
कि यूजेबल प्रोडक्ट्स कैसे हम लोगों को मिले, कैसे ये हमारे मैनकाइंड के केमिस्ट्री काम आए, ये सब एक मटेरियल साइंटिस्ट करते हैं। देन एनवायरमेंटल साइंटिस्ट, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एनालिटिकल केमिस्ट का क्या रोल होता है? एनालिटिकल केमिस्ट बहुत जगह इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, एनालिसिस से रिलेटेड, डेटा रिसर्च से रिलेटेड काम करते हैं। कि जैसे कोई एक इंडस्ट्री या लैब सेटअप है, अब वहां पे पर्टिकुलर उनको कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है जो सिर्फ डेटाबेस का काम करेंगे, सिर्फ एनालिसिस का काम करेंगे, एंड देन कोई सेल्स देखेगा, मार्केटिंग देखेगा, और इस तरह से। सो इसके अलावा इसको भी मैं रिलेटिवली रिसेंट ब्रांच ही बोलूंगी, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री। और ये एक ऐसी केमिस्ट्री है जो कि कोविड के सिचुएशन में बहुत काम आई है, क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं, सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक कंप्यूटर और दूसरा सॉफ्टवेयर। सो इफ यू हैव सम, आप बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर भी अभी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, और बहुत वन ऑफ द कॉमन सॉफ्टवेयर है कैमड्रॉ, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने प्रोड्यूस किया है, बहुत कॉमन है स्टूडेंट्स में, और आप लोग भी सब इसके बारे में जानते होंगे। सो इसका कैमड्रॉ का अलग से बहुत सारे ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स भी हैं, आप देख सकते हो। आप उसमें अलग अलग केमिकल स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, आप उसमें डायरेक्ट नाम डालते हो, क्लिक करते हो, स्ट्रक्चर आ जाता है, या कोई स्ट्रक्चर डायरेक्ट पेस्ट कर दिया, अब आपको उसका IUPAC नेमिंग चाहिए, वो आ जाता है। देन यू कैन प्ले विद लॉट ऑफ ब्यूटीफुल डायग्राम्स in these kind of softwares। but सिर्फ कैमड्रॉ ही कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री नहीं है, एक्चुअली कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू क्विक केमिस्ट्री, और ये दोनों तरह की केमिस्ट्रीज जो है वो ड्रग फॉर्मुलेशन में, मेडिसिनल फील्ड में बहुत काम आती है। कि आपका जो पहले कैसा होता था, ट्रेडिशनली जब हम ड्रग्स के बारे में बहुत पहले, जब कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री उतना एडवांस नहीं था, या फिर बहुत मॉडर्न सॉफ्टवेयर्स नहीं आए थे केमिस्ट्री में, तो रिसर्चर्स बहुत ज्यादा टाइम लैब में देते थे कि मॉलिक्यूल्स आइडेंटिफाई करने में, कि कौन सा मॉलिक्यूल है, उसमें क्या चेंज करेंगे तो उसका प्रॉपर्टी कैसा होना चाहिए, फिर वो लोग नेक्स्ट स्टेप एक्सपेरिमेंट में जाते थे कि वो कितना यूजफुल होगा, नहीं होगा। बट आजकल ये जो आइडेंटिफिकेशन वाला प्रोसेस है, जो एक प्रोबेबिलिटी वाला प्रोसेस है ड्रग कैंडिडेट्स को लेके, कि आपके पास तो न्यूमरस ड्रग कैंडिडेट्स हो सकते हैं, बट उसमें से कौन सा पिक करके आगे जाए, ये आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं उसको। एक हाइपोथेसिस, एक प्रोबेबिलिटी रहती है कि हाँ इसका ये रास्ता है, मतलब ये ड्रग ज्यादा पोटेंट है। तो पोटेंसी ऑफ ड्रग्स निकालने के लिए कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री बहुत काम आया है, और बहुत उभर के आया है लास्ट 1 या 2 डिकेड्स में। ठीक है, तो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री नाउ डेज। आप, और इसमें कुछ भी ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आपको बहुत टफ सॉफ्टवेयर्स में नहीं जाना है, बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जिससे आप बहुत बेसिक पैरामीटर, जैसे पीके, एसिड डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट हुआ, आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वहां पे आप वो सॉफ्टवेयर में डाल के स्ट्रक्चर को, उसका एसिड डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट वहां पे पैरामीटर दिया होता है, आप क्लिक करके निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैरामीटर निकाल सकते हैं आप, उसकी मतलब लिपोफिलिसिटी, लॉग पी पैरामीटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, लॉग पी। ऑक्टेनॉल वाटर मिक्सचर में लैबोरेटरीज में हम लोग निकालते हैं लॉग पी पैरामीटर। और आप कभी भी पूछेंगे किसी ड्रग केमिस्ट को या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो उन लोगों के लिए ये लॉग पी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैरामीटर, ये पीकेए, ये सब बेसिक चीजें होती हैं ड्रग की स्क्रीनिंग में। तो किस तरह से एक पर्टिकुलर ब्रांच केमिस्ट्री की रिलेटेड है अनदर ब्रांच से, और कैसे एंटायरली अपने आप में एक पूरी मेडिसिनल इंडस्ट्री ही बना के रखा है। सो ये आपको ये थ्रो करने की स्लाइड से मैं कोशिश कर रही हूँ कि सी केमिस्ट्री इज नॉट समथिंग ट्रेडिशनल विच यू आर स्टडिंग इन योर बुक्स और विच इज प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। ओके, दैट इज रिक्वायर्ड कि आपका फाउंडेशन बने। बट वंस आपने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, तो ये सारे एरियाज हैं जहाँ पे आप अपने आप को पुश कर सकते हैं। आप समर इंटर्न्स ले सकते हैं, बहुत सारे ऐसे समर इंटर्नशिप्स होती हैं जो एकदम फंडेड होती हैं, आपको फुल सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट से, और जिसके बारे में कहीं ना कहीं हमें लेस नॉलेज होता है, क्योंकि हम बहुत इन्वॉल्व होते हैं अपने कुरिकुलम में, बहुत बिजी होते हैं हम लोग। सो आफ्टर दिस लेक्चर आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर आप लोग वापस जाके ये सारे एरियाज पे थोड़ा वर्क करें, थोड़ा सोचें कि क्या नया हो रहा है इधर, और क्या हम इसमें कल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो सिमिलरली केमिकल इंजीनियर, मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, बिकॉज ये बहुत कॉमन ब्रांचेस हैं। आई वुड लाइक टू फोकस नाउ अगेन ऑन दिस पॉलीमर फील्ड। सो पॉलीमर फील्ड अगेन एक ऐसी फील्ड है, पॉलीमर्स आप
थोड़ा आपको आइडिया होगा और आपके कुरिकुलम में होगा, आप जानते हैं व्हाट इज पॉलीमर केमिस्ट्री। बट ये एक ऐसी फील्ड है कि जिसने हमारी लाइफ को बहुत इजी कर दिया है, पॉलीमर केमिस्ट्री। सो पॉलीमर का रोल एक स्क्रैच से लेके कैसे ह्यूज इंस्ट्रूमेंट्स आजकल बनते हैं, हमारा किचन ऑलमोस्ट 70% ऑफ हमारा डोमेस्टिक किचन अभी पॉलीमर बेस्ड हो गया है, कैसे हर चीज टेफ्लॉन कोटिंग हो रही है, कैसे सारे हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, स्विच बोर्ड्स हैं, सब बेक लाइट हुआ, कैसे पेंट्स में हम लोग ये सब यूज कर रहे हैं, और कैसे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में केवलार वगैरह है। केवलार बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीमर है। कभी आपने सोचा है कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स है आर्मी में, जो लोगों की लाइफ सेव कर रहे हैं वहां पे, वो सब किस पॉलीमर से बने हुए हैं। सो पॉलीमर इंडस्ट्री जो है ये मतलब एवरी गवर्नमेंट ग्लोबली इज स्पेंडिंग ह्यूज ऑन दिस इंडस्ट्री, और इसमें कांस्टेंट डेवलपमेंट हो रहा है, हर रोज कुछ नया बन रहा है जो पिछले प्रोडक्ट को बीट करता है। सो इतनी कॉम्पिटिटिव केमिस्ट्री है ये पॉलीमर केमिस्ट्री। सो इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं करने को, देखने को और सीखने को। एंड ऑल्सो पॉलीमर पे भी देयर आर एंटायरली पूरा इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन पॉलीमर केमिस्ट्री आपको मिलेगा भी आज की दुनिया में, बाहर भी और इंडिया में भी। ठीक है, पॉलीमर रिसर्च बेस्ड लैब्स भी, एंटायरली लैब पूरी डेडिकेटेड है पॉलीमर रिसर्च को। सो आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से केमिस्ट्री हैज लेड टू द एप्लीकेबल फॉर्म इन, कैसे ट्रेडिशनल केमिस्ट्री धीरे धीरे पूरा अप्लाइड फील्ड में कहाँ तक किस लेवल पे जा चुकी है। सो यही मेन फोकस, यही एक मोटिव है इस टॉक का, कि आप लोगों को थोड़ा सा उसका एक ग्लिम्स मिले कि आप लोग आज जो पढ़ रहे हैं वो कल आपको क्या अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। ओके, सो विदाउट स्पेंडिंग मच टाइम ऑन दिस स्लाइड, मैं धीरे धीरे केमिस्ट्री करियर पे आना चाहूंगी। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिस्ट्री करियर्स जो मैंने अभी बताने की कोशिश की, और मैं ये स्लाइड presentation so that can help you हमेशा। So agricultural chemistry, analytical chemistry, biochemistry, then we have biotechnology, catalysis, chemical education, chemical engineering, केमिकल इंफॉर्मेशन एक अलग ही सेक्टर है जो सिर्फ केमिकल एंटिटीज का इंफॉर्मेशन देता है, और स्पेस में इसका बहुत ही यूज है। जैसे मैं आपको बताऊंगी एक स्लाइड पे कि कैसे व्हीकल्स डिजाइन किए जाते हैं जो दूसरे प्लैनेट से केमिकल इंफॉर्मेशन, वहाँ के रॉक सॉइल कंडीशन, वहाँ की वेदर कंडीशन, ये सब बताते हैं। देन केमिकल सेल्स, आजकल मार्केटिंग कितना ज्यादा केमिस्ट्री पे डिपेंडेंट है। अभी आप कोविड में देखे होंगे कि एवरीबडी वाज रनिंग इनटू सम केमिकल इंडस्ट्री सो दैट दे कैन प्रोड्यूस all these disinfectants and sprays, और जितने भी अलग अलग solutions और chemical formulas वो लोग अलग अलग लेके आ रहे थे क्योंकि हमारा ज्यादा इफेक्टिव है। सो कैसे केमिस्ट्री अचानक से आपकी नीड के अकॉर्डिंग एक पूरा मार्केट बन जाता है। सो ये सब चीजें एक्सप्लोर करने वाले ये सब फील्ड है। एंड देन हाउ केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू वेस्ट मैनेजमेंट, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इसको वन ऑफ द थ्रस्ट एरियाज ऑफ केमिस्ट्री बोल सकते हैं। देन जियो केमिस्ट्री, एंटायरली हाउ केमिस्ट्री इज डेडिकेटेड टू अंडरस्टैंड द जियोलॉजी of a place, of a country, of a state. Then how chemistry has its role in food and flavors, how chemistry has role in pulp and paper industry, entirely industries dependent है pulp and paper पे, और इस पे बहुत सारा रिसर्च हो रहा है। सो केमिस्ट्री का यहाँ पे क्या रोल है ये और आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल साइंटिफिक राइटिंग में भी है। ऐसा हम सोचते हैं कि हम केमिस्ट्री करेंगे तो ट्रेडिशनल प्रोफेशंस तो है ही, ट्रेडिशनल प्रोफेशंस में बताऊंगी कि केमिस्ट्री से रिलेटेड ट्रेडिशनल प्रोफेशंस क्या हैं और क्या अनकन्वेंशनल प्रोफेशंस है जहां हम जा सकते हैं, और उसके लिए हमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो चाहिए। सो अभी हम बात करेंगे सबसे पहले इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि इंडस्ट्रीज केमिस्ट्री से रिलेटेड किस पार्ट्स पे डिवाइडेड हैं। तो पेट्रोलियम एंड फ्यूल्स, पॉलीमर्स, पेट्रोकेमिकल्स, अदर सिंथेटिक मटेरियल्स जो है, देन थोड़ा ये सब हैवी इंडस्ट्री हो गई। लाइटर इंडस्ट्रीज में आता है देयर इज फार्मास्यूटिकल, डाइज, पिगमेंट्स, पेंट्स, पेस्टिसाइड्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। ये सारे प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्रीज जो बेस्ड है ये बेसिकली केमिस्ट को ही हायर करती है।
ओके अगर इनके रिसर्च लैब्स हैं तो सुपरवाइजर को, इनका जो सुपरवाइजर होगा, जो लैब लीडर होगा, दे expect some PhDs, they expect some chemistry scientist graduates, and then they, for the data analysis work, they always require MSc graduates, fresh graduates जिनको chemistry का basics का जिनको अच्छा hold हो, they always hire for this heavy and light industries kind of sectors. Then industrial R&Ds, इसी R&D की मैं बात कर रही थी कि जब वो लोग पूरा, उनका एक R&D सेक्टर होता है, टीम होता है, जिसमें वो लोग केमिस्ट्री ग्रेजुएट्स को, PhDs को हायर करना पसंद करते हैं, सो अगर मैं आपको एक आइडिया देना चाहूं कि ग्लोबल केमिकल इंडस्ट्री किस पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, सो ओवरऑल केमिकल इंडस्ट्री, बिकॉज अगर हम इसको समझेंगे देन हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना कि हम क्या पाथ चूज करें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, कि हमको कोर्स कंप्लीट करने के बाद ना सोचना पड़े, बल्कि पहले ही आइडिया हो कि व्हाट वी कैन थिंक ऑफ. सो कमोडिटी केमिकल्स मतलब व्हाट, लो वैल्यू प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज, मोस्टली इन कंटीन्यूअस प्रोसेस. सो कुछ होते हैं लो वैल्यू प्रोडक्ट्स, कुछ होते हैं बेसिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स जिसकी रिक्वायरमेंट हमारे लैब्स में और बड़े रिनोन्ड लैब्स में होती है, ओके, एंड देन कुछ होते हैं स्पेशलिटी केमिकल्स, ये हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी स्मॉल क्वांटिटी में जरूरत होती है, स्पेसिफिक ही यूजेस होते हैं इनके, बट ये एक्सपेंसिव होते हैं. सो इनके सेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, इनके सेक्टर्स हो सकते हैं जैसे एंजाइम प्रोड्यूस करने वाली, सेपरेट एंजाइम बनाने वाली, प्रोटीन्स बनाने वाली आजकल अलग से इंडस्ट्री होती है, ओके, देन मेडिसिन केमिकल्स भी नो, एग्रो केमिकल्स बनाने की, देन फ्लेवर्स फ्रेग्रेंस बनाने की, देन पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, सर्फेक्टेंट्स एंड एडेसिव्स. तो ये सब थोड़ी सी स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री हो गई. एंड देन वी हैव अनदर सेक्टर व्हिच आर नोन एज फाइन केमिकल्स. ये हाई वैल्यू एडेड प्योर ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं. इनकी प्योरिटी बहुत वैल्यू रखती है और इनकी प्योरिटी, एक्सटेंसिव प्योरिटी प्रोसेस लीड्स टू रिलेटिवली लो वॉल्यूम्स, एंड इनका जो प्राइस होता है ये वो काफी मतलब रिसर्च के लिए रिलेटिवली एक्सपेंसिव होता है. सो केमिकल्स की भी हमारी ग्रेडिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस दे आर अडॉप्टिंग, एंड दैट्स व्हाई दे हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू कमोडिटी केमिकल्स, बेसिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, एंड देन फाइन केमिकल्स. सो यूजुअली अच्छे रिसर्च स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए वी आर यूजिंग फाइन केमिकल्स विद वेरी गुड प्योरिटी एंड ग्रेड, ओके. सो अगर इंडस्ट्रियल इन केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, अगर हम R&Ds की बात कर रहे हैं, सो टू थिंग्स मेजरली जो कि आप आफ्टर द टॉक यू कैन बेयर इन योर माइंड, की रिसर्च केमिस्ट जो कि मोस्टली दे आर इन्वॉल्व इन डेवलपिंग न्यू एंड इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, कुछ नया टेक्नोलॉजी लेके आने के लिए, और मोस्टली दे आर PhD और केमिस्ट जो इस पे काम करते हैं, जो रिसर्च केमिस्ट की तरह काम करते हैं किसी भी इंडस्ट्री में. देन प्रोडक्शन केमिस्ट. प्रोडक्शन केमिस्ट क्या होते हैं कि अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला है, ओके, तो वो वर्क को ट्रांसलेट कैसे करें. एक रिसर्च केमिस्ट ने अगर कुछ फॉर्मूला दिया तो वो रिसर्च केमिस्ट के उस फॉर्मूले को मैन्युफैक्चरिंग तक के बीच का जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है उसमें असिस्ट करते हैं, एंड दोज आर प्रोडक्शन केमिस्ट. बेसिकली दे आर केमिस्ट, दे विल बी ग्रेजुएट इन केमिस्ट, दे विल हैविंग द नॉलेज ऑफ बेसिक केमिस्ट्री, ओके. सो ये डिफरेंट रोल्स का, इसके अलावा और भी बहुत सारे रोल्स है, बहुत सारे सेक्टर्स है जहाँ केमिस्ट फिट इन होते हैं, बट ये मेजर सेक्टर्स हैं. मेजर अगर आप एडवर्टाइजमेंट्स देखेंगे तो आप मोस्टली आपको इस फॉर्म में मिलेंगे: रिसर्च केमिस्ट रिक्वायरमेंट, प्रोडक्शन केमिस्ट रिक्वायरमेंट, लैब केमिस्ट रिक्वायरमेंट. सो अगर आपको वहां पे समझ ना आए, सो दीज आर द थिंग्स कि आपसे वहां पे जॉब रोल जो एक्सपेक्ट की जाएगी वो ये कि टू मैक्सिमाइज द डिजाइन एंड यूज ऑफ प्लांट इक्विपमेंट, और कैसे आप प्रोडक्शन को सुपरवाइज कर सकते हैं, क्वालिटी को आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं, बिकॉज इंश्योरिंग द क्वालिटी नीड्स द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट. ओके, सो एवरीथिंग यू आर डूइंग टुडे और स्टडिंग, जो भी आप करिकुलम में पढ़ रहे हैं, सो ये इतना डायरेक्टली रिलेटेड है जहां पे आप कल को कदम रखने वाले हैं. Hence it becomes very important to understand these things. Okay, टेक्निकल सर्विसेज हैं, बहुत सारी टेक्निकल सर्विसेज होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और वो केमिस्ट्री हैंडल कर सकते हैं. मेनी टाइम्स ऐसे बहुत सारी टेक्निकलिटी किसी प्रोडक्ट में, किसी प्लांट में फंसती है जिसमें केमिस्ट एज एन एडवाइजर
हायर किए जाते हैं, एज अ कंसल्टेंट हायर किए जाते हैं। आपका काम है वहां पे देखना कि यहाँ पे क्या केमिस्ट्री हम लगाएं कि ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग है, ये सब स्मूथली रन हो। सो दे आर हायरिंग वेरी गुड केमिस्ट्री ग्रेजुएट्स, वेरी गुड हाईली केमिस्ट्री क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स टू टैकल दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। एंड ट्रबल शूटिंग बोलते हैं इसको, मैनुअल ट्रबल शूटिंग। तो आप कैसे ट्रबल शूट करेंगे किसी भी इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम को, आप अपनी नॉलेज को वहां पे केमिस्ट्री की कैसे बाय फार लेके जाएंगे और कैसे यूज करेंगे। Then academic career, this is the traditional career which most of us are following in chemistry nowadays, and obviously it is very interesting career. आप फैकल्टी हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, आप मेंटोर हो सकते हैं, और उसके बहुत सारे सेंटर्स हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां आपका जॉब रोल है टीचिंग और मेंटरिंग स्टूडेंट्स, एंड आपका वहां पे बेसिक रिसर्च भी पैरेलल में चलता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। So apart from this, chemistry का जो एप्लीकेशन है, केमिस्ट का जो एब्जॉर्बेंस है, वो वहां पे बहुत ज्यादा है, जहाँ पे नेशनल रिसर्च लैब्स एस्टेब्लिश हुई हैं। सो गवर्नमेंट सेक्टर में भी केमिस्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो होती है नेशनल लैब्स में, जो सब एनवायरमेंट रिलेटेड हैं या फिर कुछ एकेड्स रिलेटेड हैं। कुछ रेगुलेटरी एजेंसीज होती हैं जैसे FBI, FDA, इनके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि दे मोस्टली एम्प्लॉय केमिस्ट, जो कि वहाँ पे रिसर्च कर सके और एनालिटिकल सर्विसेज दे सके, और रेगुलेटरी रोल में इन एजेंसीज की वो हेल्प कर सके। So that they are directly hiring, और बहुत ही फ्रेश लेवल पे हायर करते हैं। Like this is for the PG students, this is the right age to study and to have knowledge and to check for the advertisements of these government laboratories, who can hire you directly. They directly employ. So apart from that, I would like to focus upon a very interesting branch coming out of chemistry, which is forensic chemistry. There are a lot of forensic labs जो crime detection में help करते हैं, और हर स्टेट में आजकल एक सेपरेट फॉरेंसिक लैब सेटअप है, उनका कोलैबोरेशन होता है बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन टीम से, एंड दे नीड दिस forensic chemist to have idea of something that has happened, जो हुआ है, उसके लिए कैसे एनालिटिकली और कैसे बायोकेमिस्ट्री यूज करते हुए, कैसे DNA वगैरह के सैंपल्स को यूज करते हुए, कई बार कुछ ट्रेजिक इंसिडेंट्स हैं ऑन साइट, आप उसको कैसे प्रूफ करेंगे कि ये नेचुरल है, एंड ऑल दीज थिंग्स। लॉ से भी बहुत रिलेटेड है फॉरेंसिक केमिस्ट्री, बट इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल ब्रांच, और इसका अलग से एग्जाम होता है आफ्टर MSc। सो यू कैन जस्ट गो ऑन, यू चेक आउट द वेबसाइट्स की फॉरेंसिक केमिस्ट के लिए आप कब रेडी हो सकते हैं। देन टॉक्सिकोलॉजी के बारे में मैंने बात किया था आपसे रिसेंटली कि टॉक्सिकोलॉजी एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रांच है, जहाँ पे थेरेप्यूटिक ड्रग्स और किस तरह की फूड एडिटिव्स डाले जाएं कि फूड का क्वालिटी बेटर हो या डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। देन एग्रीकल्चरली कैसे हम एग्रीकल्चरली चीजों को प्रोड्यूस करें फॉर ह्यूमन बेनिफिट और फॉर कंजप्शन, बट देन वहाँ पे पेस्टिसाइड का कितना कंट्रोल होना चाहिए, या हम जो केमिकल्स यूज कर रहे हैं वो कितना हार्मफुल है, ये सब रेगुलेशन के लिए एक टॉक्सिकोलॉजिकल ब्रांच होता है, जिसमें इट इज नथिंग, इट इज द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री ओनली। सो बायोटेक्नोलॉजी एवरीबडी, ये बहुत फैसिनेटिंग ब्रांच है, ये बहुत अट्रैक्ट करता है स्टूडेंट्स को बायोटेक्नोलॉजी, बट रिलेटिवली केमिस्ट्री ही है जो कि बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रही है। So there are two subjects, bio and chemistry, which are merged together to form this technology, biotechnology, and it is helping in development of lot of beautiful things, especially sensors वगैरह हैं, या DNA और जीनोम पे जो काम हो रहा है, जैसे अभी 2020 में जो नोबेल प्राइज मिला था जीनोम सीक्वेंसिंग पे, ये सब बायोटेक्नोलॉजी का ही एक अपकमिंग फील्ड है, एक उसी का ब्रांच है। ओके, सो आपको अगर बायोटेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, देन ऑल्सो यू कैन थिंक अबाउट द लैब्स हु आर रोपिंग इन केमिस्ट, और उनको बायोटेक्नोलॉजिकली ट्रेनिंग दी जा रही है। सो फूड साइंस अनदर एक ब्रांच है, और आपको पता है अभी फूड साइंस में स्पेशलिटी कोर्सेज है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, हमारी यूनिवर्सिटी में भी फूड साइंस पे स्पेशलिटी कोर्स है। आपको डिप्लोमा कोर्सेज एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज इन फूड साइंस दिए जाते हैं, और उसका बेसिक रिक्वायरमेंट जो होता है वो ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री ही होता है। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, यू कैन थिंक अबाउट दिस। देन डाइटरी साइंटिस्ट, बहुत ही लेस एक्सप्लोर्ड फील्ड है, किसी को ही हम सुनते हैं कि वो पर्टिकुलर डाइटरी साइंटिस्ट है, हमें लगता है कि वो एक डॉक्टर है, बट ट्रस्ट मी, बेसिकली
केमिस्ट्री ही है जो कि एक डाइटिशियन या फिर आपको एक हेल्थ कंसल्टेंट के फॉर्म में भी स्टैब्लिश कर सकती है। इसका भी सेपरेट इंस्टीट्यूट में सर्टिफाइड कोर्सेज होते हैं एंड दिस इज नथिंग, डाइटरी साइंटिस्ट आर दे आर हैविंग केमिकल बैकग्राउंड्स ओनली and they can they can just form a balance between what are the multivitamins and bioorganic complexes which is present already in your body। कैसे ये सारी चीजें, क्या रोल है ट्रेस मेटल्स का और इसका आपके बॉडी में, और वो कैसे आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए प्रिपेयर करता है। सो ये बहुत अच्छे कंसल्टेंट्स होते हैं डाइटरी साइंटिस्ट एंड बेसिकली दे आर केमिस्ट ओनली। सो देन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में एज आई टोल्ड यू कि डेवलपमेंट है, डाइज है, पिगमेंट्स है, ये सब केमिस्ट्री ही है। देन लॉट ऑफ स्किन ट्रीटमेंट्स आजकल बहुत चला है और इसमें भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं, केमिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं, सब लेजर टेक्नोलॉजीज एंड ऑल दीज थिंग्स। ये कॉस्मेटिक्स में भी, कॉस्मेटिक्स में ही आपका सब डेंटिस्ट्री आता है। और डेंटिस्ट्री में अगर आप देखेंगे, जैसे मैं थोड़ा सा बीच बीच में आउट ऑफ द टॉपिक जा रही हूँ बट इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, कि आपका जो टीथ है, टीथ के जितने स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो सब क्या है मालूम है? वो सब दीज आर पॉलीमर्स, दीज आर टाइप ऑफ पॉलीमर्स, वेरी वेल डिफाइंड पॉलीमर्स, जो कि आपके टीथ की कैविटीज को फिल करने में या टीथ के स्ट्रक्चर्स को बना के प्लेस करने में काम आते हैं। सो बेसिकली दीज आर पाउडर्ड पॉलीमर्स और उसको पूरा शेप दिया जाता है, उसका एक क्यूरिंग प्रोसेस होता है पूरा। और अगर आप पॉलीमर पढ़ेंगे इन डिटेल तो पॉलीमर केमिस्ट्री में ये है कि आप कैसे पूरा एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम थर्मोसेटिंग या थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स को यूज करते हैं कि एक बार वो एक शेप ले लिया तो फिर वो वापस अपना डीफॉर्म नहीं होता, इसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। तो कैसे इस तरह के पॉलीमर्स कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में अलग अलग लेवल पे यूज होते हैं। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत कुछ आता है। आपका केमिस्ट्री का यूज बोन रिप्लेसमेंट में हुआ, जॉइंट रिप्लेसमेंट में हुआ। सो कैसे आप आर्टिफिशियली डिजाइन कर सकते हो अपने बॉडी के ऑर्गेन्स को और फिर उसको मेडिसिनल फील्ड में आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। सो ये इंटायरली इंडस्ट्रीज और लैब्स पूरी बेस्ड है इस तरह के स्टडीज में। बहुत अपकमिंग, बहुत ही डिमांडिंग फील्ड है ये। ओके, एनवायरमेंटल साइंस नथिंग न्यू, ऑल ऑफ यू नो अबाउट एनवायरमेंटल साइंस, सो मैं इस पे ज्यादा समय नहीं लूंगी आपका। हेल्थ प्रोफेशनल, जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि स्टूडेंट्स कैन यूज केमिस्ट्री डिग्रीज फॉर अ स्टेपिंग स्टोन इन प्रोफेशनल स्कूल्स, हेल्थ प्रोफेशनल स्कूल्स। ओके, ये सब लेस एक्सप्लोर्ड एरियाज हैं, यहाँ पे कंपटीशन लेस है, आप इसके बारे में सोच सकते हैं अगर आप, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, नॉट एग्जैक्टली फॉर सो मच ऑफ हायर एजुकेशन, तो आप ये सारे फील्ड्स में एमएससी के बाद खुद को एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन केमिकल एंड इंफॉर्मेशन स्पेशलिटीज, इस स्लाइड पे ये 3 चीज के बारे में बात करूंगी कि आप केमिकल इंफॉर्मेशन स्पेशलिटी मतलब कैसे आप साइंटिफिक राइटिंग में खुद को इनहेंस कर सकते हैं। सी, आजकल सिर्फ नॉलेज या ट्रेडिशनल स्टडी या कुरिकुलम बेस्ड स्टडी तो इतनी प्रोमोटेड नहीं है। क्या ज्यादा प्रोमोटेड है कि आप कितना इंटरडिसिप्लिनरी हैं और आप कैसे अपनी बात को लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आपको कम्युनिकेशन, और दैट टू इन अ साइंटिफिक मैनर। तो साइंटिफिक राइटिंग एक बहुत बड़ा स्किल है जिसका बहुत डिमांड है आजकल। रिसर्च लैब्स हैं आजकल जो साइंटिफिक राइटर्स को हायर कर रही हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। पहले कैसा होता था, एक लैब में 4 लोग काम कर रहे हैं तो 2 लोग काम कर रहे हैं, वही लोग बैठ के फिर अपने डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, फिर वही बैठ के उसकी साइंटिफिक राइटिंग कर रहे हैं, रिसर्च पेपर्स लिख रहे हैं, बना रहे हैं, जैसा कि ये ट्रेडिशनल तरीका है, अभी भी होता है। बट एक और तरीके से आजकल रिसर्च हो रहा है कि एक टीम है जो एक्सपेरिमेंट कर रही है, स्पेशली बड़े बड़े रिसर्च लैबोरेटरीज में, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज में कैसे होता है कि एक टीम है जो एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पे काम करेगी, एक दूसरी टीम है जो कि एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पे काम करेगी, देन एक टीम है जो बैठ के डेटा एनालाइज करेगी, एंड देन एक सेपरेट टीम होगी जो उस एनालाइज डेटा को और उस काम को थ्रो करेगी इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक राइटर्स। और साइंटिफिक राइटर्स की डिमांड इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर ग्लोब में बहुत ज्यादा है। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, आफ्टर यू आर डन विद पीएचडी, हायर एजुकेशन वगैरह सब हो गया, बट नाउ इफ यू आर वर्किंग इन अ ग्रैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो आपको वहां पे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि कई बार ऐसा डिमांड होता है कि हमारे पास बहुत सारा डेटा है बट देयर आर नो साइंटिफिक राइटर्स। तो इसलिए इस पे मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ कि आप लोग साइंटिफिक राइटिंग पे भी ध्यान दीजिए। अगर हमारे पास नॉलेज है तो हमारे पास राइटिंग स्किल कितना है,
हम टेक्निकली अपनी चीजों को कैसे निखार सकते हैं, कैसे सुधार सकते हैं। तो इसके लिए आपको छोटे आर्टिकल्स जरूर मैं इंकरेज करूंगी। आजकल अपने स्टूडेंट्स को हमेशा मैं ये चीज बोलने की कोशिश करती हूँ कि आप लोग प्लीज कुछ कमेंट्स लिखिए, कुछ छोटे आर्टिकल्स लिखिए, ट्राई टू पब्लिश देम। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको जो भी नया लगता है, कुछ इंटरेस्टिंग लगता है आजकल, आप उस पे अपना एक राइटअप तैयार करिए। आप लिटरेचर्स देख सकते हैं, लाइब्रेरीज की हेल्प ले सकते हैं और आप उसको पब्लिश करने की कोशिश करते हैं। ट्रस्ट मी, आपको बहुत अच्छे जर्नल्स हैं जो वेलकम करेंगे। और क्योंकि आप यंग हैं, तो अगर आप ये सब एफर्ट डालेंगे तो ऐसे बहुत सारे टीम्स हैं, आपके मेंटोर्स हैं, आपके टीचर्स हैं, फैकल्टीज हैं जो आपको गाइड करते हैं। और आप इस तरह के पब्लिकेशंस, इस तरह के मैगजीन्स में अपने पब्लिकेशन दे सकते हैं। आगे चल के आपको ये सारी चीजें बहुत काम आती हैं, आपका सीवी एनहांस होता है। तो नेक्स्ट है हुआ केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग पे जैसे कि मैंने बोला, बहुत सारे जो भी मैंने पॉलीमर और ये सारे ब्रांचेस के बारे में बताया, एवरीथिंग कम्स इनटू केमिकल इंजीनियरिंग। और बट केमिकल इंजीनियरिंग में एक और इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है कि केमिस्ट्री इज हाउ केमिस्ट्री इज हेल्पिंग यू टू डिजाइनिंग। ठीक है, तो हम लोग बोल देते हैं कि ठीक है, केमिस्ट्री में लैब्स में रिसर्च करते हैं, बट जो इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, कभी आपने सोचा है वो इंस्ट्रूमेंट जो बनाते हैं उसमें भी केमिस्ट इंजीनियर्स के साथ केमिस्ट ही इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज हमें हमारे नीड के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। ऐसे बहुत सारी अच्छी लेबोरेटरीज में प्रोफेसर्स हैं जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स आजकल खुद डिजाइन करते हैं। ऐसे TIFR हुआ, बार्क हुआ, यहाँ पे ज्यादातर साइंटिस्ट ऐसे हैं जो लैब में इंस्ट्रूमेंट पे या किसी चीज पे बहुत सालों से काम करते करते अब वो इतने उसमें एक्सपर्ट हो गए हैं कि दे आर डिजाइनिंग देयर ओन इंस्ट्रूमेंट्स। वो अपने खुद उसमें सेट करते हैं पैरामीटर्स कि उनको क्या चाहिए, किस तरह का आउटपुट चाहिए उससे। सो हाउ केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू डिजाइनिंग प्रोसेस, दिस इज ऑल अबाउट केमिकल इंजीनियरिंग। मटेरियल साइंस पे मैं बात कर चुकी हूँ आपसे। So overall, I would like to focus upon how you can become a science writer, how you can analyze the data, how you can sell equipment scientifically, आप कैसे केमिस्ट्री को मार्केटिंग से जोड़ सकते हैं, और आप कैसे एडवाइस दे सकते हैं साइंस पॉलिसीज पे। सो ये सब कुछ अलग है, कन्वेंशनल केमिस्ट्री से हटके है, जहाँ पे कोई और नहीं, केमिस्ट का ही रिक्वायरमेंट है। एक ये बहुत अच्छा आर्टिकल मिला था मुझे ACS में, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी जर्नल में, कि अ सर्वे ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक केमिस्ट अंडरस्टैंडिंग द केमिकल इंडस्ट्रीज नीड्स फॉर करंट बैचलर लेवल ग्रेजुएट। इस आर्टिकल को हो सके तो आप लोग पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है कि क्या एक्सपेक्ट केमिकल इंडस्ट्री है जो बैचलर लेवल ग्रेजुएट से आजकल करती है। ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल लगा मुझे, बहुत हेल्प करेगा आपको। एंड सो ओवरऑल ट्रांसफरेबल स्किल मुझे मिला इस आर्टिकल में, जो हाईलाइट है इस आर्टिकल का, कि कैसे यू कैन बी अ प्रैक्टिकल पर्सन जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यू कैन बी क्रिएटिव, आप टीम में कैसे काम करते हैं, हाउ यू कैन बी एनालिटिकली एक्टिव, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड देन कम्युनिकेशन। सो ये चीजें का मर्जर ही है जो इंडस्ट्री में आपको अट्रैक्ट करेगा। एंड एंट्री लेवल पे ये एक स्लाइड है, आप इसको डिटेल में बाद में देखिए कि एंट्री लेवल पे क्या क्या है फैक्टर्स, कैसे वो लोग मार्किंग करते हैं, क्या आपके अंदर वो लोग देखना चाहते हैं ओवरऑल। ठीक है, सो आप इसको अपने स्पेयर टाइम में आप इस पे फोकस करिए कि कैसे आप इंटरपर्सनल स्किल्स, टीम वर्क, इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस आपके पास कितने हैं, ओके, इंटर कॉलेज एक्टिविटी कितनी की है आपने, ये सारी चीजों पे आप फोकस करिए, क्योंकि ये सब एंट्री लेवल हायरिंग फैक्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। Then, very important, I would like to give you some glimpses of the thrust areas in chemistry, because बोलने को तो बहुत कुछ है इन सब के बारे में, बट हमें एक लिमिटेड टाइम में मुझे अपना मैसेज पहुंचाना है आप लोगों तक। सो थ्रस्ट एरियाज इन केमिस्ट्री में ग्रीन एंड सस्टेनेबल केमिस्ट्री हमेशा याद रखिए, दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू लास्ट लॉन्गर, एंड दिस इज समथिंग जिसके लिए सब गवर्नमेंट्स दे आर कीपिंग एन आई ऑन कि क्या हो रहा है। सो सिंथेसिस एंड एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन सॉल्वेंट्स, क्या बनाए, कैसे बनाए कि ना तो कुछ वेस्ट हो और ना ही कहीं कुछ हार्म हो। तो ग्रीन प्रोसेस मतलब ग्रीन रिएक्टेंट, ग्रीन प्रोडक्ट, और तरीका भी ग्रीन हो, जो भी आउटपुट आ रहा है, जो भी उसमें बाई प्रोडक्ट है वो हार्मफुल ना हो और कम से कम बाई प्रोडक्ट हो, मतलब एटम इकोनॉमी ऑफ अ रिएक्शन बहुत अच्छा हो। आपने पढ़ा होगा ग्रीन केमिस्ट्री के 12 प्रिंसिपल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो 12 प्रिंसिपल्स इसी पे फोकस करते हैं कि एटम इकोनॉमी ऑफ रिएक्शन बहुत अच्छा हो, मतलब आपका एफिशिएंसी प्रोडक्ट का बहुत अच्छा हो, बाई प्रोडक्ट कम से कम बने, और अगर बन भी रहा है तो वो बहुत ही ग्रीन हो। ठीक है, ग्रीन मतलब इकोनॉमिकली वो सेफ हो, एनवायरमेंटली सेफ हो और इकोनॉमिक भी हो।
ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थ्रस्ट एरियाज इन केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स एंड कंप्यूटेशनल रिसर्च। सो कंप्यूटेशनल के बारे में मैंने काफी बात किया, बट थर्मोडायनेमिक्स एंड कंप्यूटेशनल रिसर्च में ग्रीन केमिस्ट्री से रिलेटेड एक बहुत अच्छा आजकल सब्जेक्ट है, टॉपिक है, आयनिक लिक्विड्स। बहुत सारा अभी बुक्स में इसके बारे में नहीं दिया है, बट आयनिक लिक्विड्स अगर आप बाहर जाके सर्च करें तो बहुत ही अपकमिंग फील्ड है। बहुत रिसर्च जो कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी फील्ड है। इसका सिंथेसिस थोड़ा टफ है, बट एप्लीकेबिलिटी बहुत हाई है एंड हाई इन डिमांड है। सो सिमुलेशन स्टडीज क्या होता है? नथिंग, इट इज अ काइंड ऑफ कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री से हम कैसे सिमुलेशन स्टडीज कर सकते हैं, कैसे आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा ये प्रोसेस कल को आगे जाके कितना फिजिबल होगा, नहीं होगा, मॉलिक्यूल कितना एक्टिव होगा, नहीं होगा। सो ये सब सिमुलेशन स्टडीज, मतलब यूजिंग सॉफ्टवेयर्स एंड यूजिंग सम डेफिनेट प्रोटोकॉल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। पॉलीमर के बारे में मैंने काफी बातें की हैं। सो पॉलीमर बेस्ड केमिकल सेंसर्स, देखिए बायो सेंसर्स, केमिकल सेंसर्स कितने काम आते हैं। आप आजकल ग्लूकोज लेवल डिटेक्शन हुआ या कोई भी डिजीज डिटेक्शन हुआ, आप एक ड्रॉप डाल रहे हैं, पहले कितना हेक्टिक प्रोसीजर था लैब का, आजकल आपका मोबाइल फोन ही आपको बता देता है आपका कितना बीपी है, आपका सब कुछ ट्रैक करके बता देता है। सो ये जो केमिकल सेंसर्स हैं बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, इसमें पॉलीमर्स का बहुत ज्यादा यूज है एंड ऑब्वियसली द बेसिक नॉलेज इज कमिंग फ्रॉम केमिस्ट्री। सो कैसे पॉलीमर बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड अनदर हिट कर रही है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर को, वो सेक्टर मिस नहीं होना चाहिए, वो है बायोप्लास्टिक्स एंड नेचुरल मटेरियल। सो एवरीबडी इज लुकिंग फॉर दिस थिंग, हर जगह पॉलीथीन बैन करो, ये करो, पॉलीमर्स का बैड इफेक्ट को रोको। सो प्लास्टिसाइजेशन को कम करने के लिए, कंप्लीटली बैन करने के लिए बहुत थ्रस्ट एरिया है, बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है, और इस पे एंटायरली लैब सेटअप हो रही है ऑन बायोप्लास्टिक्स एंड नेचुरल मटेरियल्स। तो क्या रिसाइक्लेबिलिटी जो बॉटल्स पे दिखी रहती है 100%, 80%, क्या वो एग्जैक्टली ऐसा होता है? क्या 100% कोई चीज रिसाइक्लेबल हो रही है? और अगर हो रही है तो वो बहुत हाई इन डिमांड है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। सो इस पे सोचने की जरूरत है, कुछ काम करने की जरूरत है। देन थ्रस्ट एरियाज है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में नैनो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल लेके आई है। जितना भी कंटेमिनेशन है वाटर का, स्पेशली अभी पैंडेमिक वगैरह में तो वाटर का जो कंडीशन है वो बहुत ही पुअर हो गया है, बहुत ही बैड डिस्पोजल हुआ है हर चीज का, और इवन इंडस्ट्रीज की वजह से तो हमेशा से होता आया है। सो कैसे आप ये हेवी मेटल रिमूवल पे काम करेंगे, कैसे आप फास्ट एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को लेके आएंगे वाटर ट्रीटमेंट में, ठीक है। सो ये सब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। Then renewable energy में bio energy technology, biofuels from a bio waste, something that is coming out of your kitchen, whether it is all the food waste or whether it is an oil waste, आप उसको कैसे रिसाइकल करके एक बायो एनर्जी का प्लांट सेटअप करते हैं, और वहां पे क्या केमिस्ट्री यूज होती है। इसमें बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सेक्टर्स हैं, और केमिस्ट की ही रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आगे जाके आपको कोई रिसर्च लैब, कोई टॉपिक सोचना है, कुछ इंटर्नशिप करना है, तो ये सब बहुत अच्छे आइडियाज हैं, बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। मैं एक दो स्लाइड्स के बारे में एक दो स्लाइड्स का टाइटल हाई डिमांड एरियाज डालूंगी। हाई डिमांड एरिया मतलब पेट्रोकेमिकल्स का सप्लाई बहुत ही लिमिटेड हो गया है, क्योंकि पेट्रोकेमिकल्स बहुत सारे चीजों के प्रोडक्शन में यूज होता है, हमें पता नहीं चलता है, बट प्लास्टिक हुआ या पॉलीमर हुआ, बहुत सारा जो फिनिश प्रोडक्ट हमारे पास आता है उसमें ह्यूज अमाउंट में पेट्रोकेमिकल्स का यूज हो रहा है अभी। सो जो कि एनवायरमेंटली उतना सेफ नहीं है। सो देयर हैज बीन अ डिमांड फॉर प्लास्टिक जो कि एनवायरमेंट को बेटर कर सके। सो एक कॉर्न से कैसे कंपोस्टेबल प्लास्टिक बना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पर बहुत सारे पब्लिकेशंस और रिसर्च हुआ है। सो इस तरह की चीजें हमें लाने की जरूरत है, और अगर हमें कुछ नया सोचना है तो हमें कुछ इस तरह का सोचना है जो कि सडनली हाई इन डिमांड हो जाए, बिकॉज इट इज कंप्लीटली ग्रीन एंड सेफ, और किसी चीज के वेस्टेज को बचा रहा है। So these are the areas. Then energy में एक गैसोलीन इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कार्स आई है अभी, जो पोल्यूशन वगैरह है उसको कर्व करने के लिए गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है हाइब्रिड कार में, बैटरी कार्स में बहुत सारा। सो कैसे गैसोलीन इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कार्स का डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। केमिस्ट आर हेल्पिंग डिजाइनिंग मटेरियल्स टू कलेक्ट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड देन कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, एंड हाउ वी कैन रन ऑटोमोबाइल्स ऑन दैट। ये ना ही प्राइस को आगे आने वाले टाइम में हमें इकोनॉमी भी अच्छा होगा, मतलब ये अफोर्डेबल भी होगा, और ये बहुत ही एनवायरमेंटल सेफ भी है।
सो इस तरह की चीजें, जैसे मेडिसिन और बायोटेक्नोलॉजी को हम कैसे करेंगे, जिस पे मैं बात कर रही थी अभी, कि हम कैसे रिपेयर करेंगे अपने बॉडी पार्ट्स को। बहुत सारी चीजें ऑलरेडी इन प्रोसेस हैं, ऑलरेडी अवेलेबल हैं और बहुत आगे तक पहुंच चुकी हैं। सो कैसे हम वर्कआउट करेंगे कि केमिस्ट्री कैसे लिंक बनता है मेडिसिन और बायोटेक्नोलॉजी में। सो दिस इज हाउ वी कैन सी द ह्यूज एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री इन बायोटेक्नोलॉजी फील्ड। सो क्या होता है, व्हेन जीन्स फ्रॉम ह्यूमंस आर इंसर्टेड इनटू बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया फैक्ट्री बन जाते हैं हर चीज का, दे हैव प्रोसेस ऑफ they have the skill of replication। तो इतना रेप्लिकेट वो लोग होते हैं कि इनको आप केमिकल फैक्ट्रीज बोल सकते हो किसी भी चीज की। और ऑलरेडी बहुत सारे डिजीजेस में, जो डायबिटीज हुआ और बहुत सारे डिजीजेस में हार्मोन्स के प्रोडक्शन में, केमिकल्स के प्रोडक्शन में इस तरह की टेक्नोलॉजी काम आई है। सो दिस इज नथिंग बट बायोटेक्नोलॉजी, बट यस अ मर्जर ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं इस पे डेडिकेटेड, यू कैन थिंक अबाउट दैट ऑल्सो। देन दिस इज द थिंग, दिस काइंड ऑफ व्हीकल्स आर केमिकली डिजाइन एंड ऑब्वियसली और भी तरह के ब्रांचेस के लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बट बेसिकली हमें केमिकल कॉम्पोजिशन ही चाहिए होता है, इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। जब हमें हम कोई जियोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, कोई अदर प्लैनेट का सरफेस हुआ, वहां के वेदर कंडीशंस हुए और ये सब हुआ, जब हम उसको स्टडी करते हैं तो हमें इस तरह के केमिस्ट्री का ही नॉलेज है जो कि हमें हेल्प करता है और हमें एनालिसिस में हेल्प करता है। ओके, सो डेटा कलेक्टेड फ्रॉम दीज व्हीकल्स लैंडिंग साइट, और जहाँ पे ये सब सॉइल कंडीशंस कैसी है, रॉक्स कैसे हैं, स्पेशली मार्स के स्टडी में बहुत यूजफुल रहे हैं केमिकल साइंटिस्ट केमिस्ट्री बैकग्राउंड के साथ में। सो इस तरह के स्पेस टेक्नोलॉजीज में भी हायरिंग होती है केमिस्ट की, और बहुत ही फ्रेश लेवल पे हायरिंग होती है। वी कैन थिंक अबाउट दैट ऑल्सो। नाउ अगर मैं आपको थ्रो करूं कि ओके, नेम वन वे इन विच केमिस्ट्री हैज बीन यूज्ड टू हेल्प इन मॉडर्न केमिकल सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी टू कंजर्व एनर्जी। तो कैसे सोसाइटी एनर्जी कंजर्व कर सकती है? तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि सोलर पावर जनरेशन में व्हाट वी कैन डू इन गैसोलीन इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कार्स। और इस तरह के एग्जांपल अगर मैं दूं एनर्जी कंजर्वेशन के अलावा, कि कैसे हमारे एक ट्रेडिशनल प्रोसेस को हमने इजी कर दिया। आप जानते हैं, आप लोग सब पढ़े हुए हैं 12th से लेके पूरा बीएससी एमएससी, हेबर्स-बॉश प्रोसेस जो प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया में हेल्प होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फर्टिलाइजर, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ फर्टिलाइजर। ओके, सो पहले जो है ये जो ट्रेडिशनल प्रोसेस था पहले, उसमें लॉट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस का इवोल्यूशन होता था। बट रिसेंटली 2020 में एक टीम है साइंटिस्ट की, आप इस लिंक पे डिटेल देख सकते हैं, एक साइंटिस्ट की टीम है, उन्होंने सस्टेनेबल तरीके से ये फर्टिलाइजर को इलेक्ट्रोलाइट के हेल्प से जनरेट करने की कोशिश की। दैट मीन्स जो भी हार्मफुल गैसेस रिलीज हो रहे थे, वो प्रोसेस कट करके इन्होंने कैसे ग्रीनर रूट एक अडॉप्ट किया, और सेम वही हेबर्स प्रोसेस अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है, वही फर्टिलाइजर प्रोड्यूस हो रहा है, बट एक ग्रीनर मेथड से। और ये रिसेंटली 2020 में ही हुआ है। आप इस लिंक पे जाके कैसे टैकल करना है सस्टेनेबल फर्टिलाइजर का केमिस्ट्री, आप इस पे डिटेल देख सकते हैं। देन एक बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच है, और ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में बहुत फेमस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो आप बोलेंगे कि मैडम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस में काम है, केमिस्ट्री में इसका क्या काम है? इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ड्रग कैंडिडेट के आइडेंटिफिकेशन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, आप उस पर देख सकते हैं कि कैसे साइंटिस्ट गिव अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, एक कमांड डालते हैं, which is obviously this is a data science, and then it finds a drug candidate, और वो एक रोबोट की तरह काम करता है, जो कि आपको मतलब आपका जो एक लेंथी प्रोसेस था प्रेडिक्शन और डिस्कवरी का, उसको पूरा कट डाउन कर देता है, और आपका जो है वो स्टेप्स जो है वो ड्रग कैंडिडेट के एनालिसिस में उसको बहुत कम कर देता है। सो हम ये नहीं बोल सकते कि ओनली भी केमिस्ट्री का जो रोल है जो है वो सिर्फ एक केमिकल फील्ड्स के ही इर्द गिर्द है, नहीं। केमिस्ट्री का रोल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके मशीन लर्निंग से लेके वेदर डिपार्टमेंट हर जगह है। So ये बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, if you want you can visit, and the paper was published in Nature Biotechnology, जो कि बहुत अच्छा, needless to say, उसका बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है। Then upcoming और ट्रेंडिंग रिसर्च की अगर मैं बात करूँ, या थ्रस्ट एरियाज में मैं बात करूँ, तो रिसाइकलिंग बैटरीज, how we can do some recycling of the batteries nowadays, because बैटरीज का डिस्पोजल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है
और अब एंटायरली नए तरीके से रिसर्च करना पड़ रहा है कि अब इन बैटरीज का जो है वो रिसाइकलिंग किस तरह से किया जाए, इनका डिस्पोज प्रॉपर कैसे हो। सो 140 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो 2030 तक आपके रोड्स पे होंगे, तो इनकी जो रिसाइकलिंग का प्रॉब्लम है वो कितना ज्यादा हाई है आप समझ सकते हैं। सो अगर इस फील्ड में आज की डेट में आप पढ़ें या सोचें या इस तरह के स्पेशलाइजेशन में अगर आप जाएं तो कल को वो कितना इंपॉर्टेंट होगा आपका वो एजुकेशन। तो ये मैं इस पे थ्रो करना चाह रही थी। नैनो टेक्नोलॉजी इन केमिस्ट्री, ये बहुत ही फैसिनेटेड ब्रांच है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, ये फैकल्टीज हुए, स्टूडेंट्स हुए, हम सबके बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि आप सबको पता है कि क्या होता है नैनो टेक्नोलॉजी में। सो जो साइज है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो एरिया है, वो इस कदर कम हो जाता है किसी एटम का कि उसमें नई प्रॉपर्टीज जनरेट हो जाती हैं सरफेस पे एटम्स के आने की वजह से। इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल, केमिकल, मैकेनिकल बिहेवियर सब कुछ चेंज हो जाता है। ओके, जो नॉर्मल ट्रेडिशनल एटम्स का एक सॉलिड में नहीं होता, वो नैनो स्केल पे आने के बाद में प्रॉपर्टीज उसकी पूरी इनहेंस हो जाती है। और इसीलिए कैसे नैनो टेक्नोलॉजी और केमिस्ट्री का एक पूरा बॉन्ड बन गया है, और ये बहुत सारे फील्ड्स में, प्रोडक्ट सिंथेसिस हुआ, बायोमेडिकल इंडस्ट्री हुआ, बहुत ही काम कर रहा है। और नैनो बायो सेंसर्स बने हैं, जैसे आपका कोविड डिटेक्शन किट्स हुए, बहुत सारे डिटेक्शन किट्स हुए जो कि सेंसर्स बेस्ड होते हैं, वो सब नैनो स्केल के सेंसर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा अभी बनाए जा रहे हैं और इनका बहुत ही हाई डिमांड है। सीए एंड ईएन मीडिया ग्रुप जो है, इसके न्यूज और इसके केमिस्ट्री आर्टिकल्स केमिस्ट्री फ्रैटर्निटी को बहुत पसंद होते हैं, बहुत ऑथेंटिक होते हैं। सो कुछ यहाँ पे बैटरी टेक्नोलॉजी में और माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन में मुझे कुछ रिसेंट अच्छा लगा था, जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश की है कि कैसे मशीन लर्निंग जो है वो रिसर्च प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है, कैसे बैटरी टेक्नोलॉजी है कॉपर फोम से रिलेटेड, जो कि काफी हद तक बैटरीज की एफिशिएंसी को बढ़ाया है जिन्होंने। तो आप सीएन मीडिया ग्रुप पे आप ये सब रिसेंट रिसर्च जो 2018, 19, 20 ये लास्ट 3-4 इयर्स में बहुत ज्यादा हुआ है, फीचर्ड आर्टिकल्स हैं, इस पे आप देख सकते हैं। तो ये ज्यादातर रिसर्च रिलेटेड चीजें हैं, अभी मैं थोड़ा सा उसके बारे में बात कर रही हूँ। देन माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन, ये कॉमन पोल्यूशन है, एंड माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन ओशन में तो एक ह्यूज प्रॉब्लम बन ही चुका है। आपको पता है रिसेंटली ह्यूमन एक्सक्रीट में माइक्रो प्लास्टिक्स पाए गए हैं। तो अब हम समझ सकते हैं कि कैसे जनरेशन बाय जनरेशन ये जो प्लास्टिक है ये अब हमारे एक्सक्रीट्स में डिटेक्ट होने लगा है। दैट मीन्स कि कितना इंजेक्शन प्लास्टिक का हमारे बॉडी में ऑलरेडी हो चुका है, हमारे साइकिल में ऑलरेडी आ चुका है। सो अर्जेंट फोकस वाले एरियाज हैं, तो जो लैब्स इन पे काम कर रही हैं उनका कितना आने वाले टाइम में कितनी इंपॉर्टेंट लैब्स होने वाली हैं वो। सो इस अकॉर्डिंग आप अपने प्लान्स कर सकते हैं कि आज के अपने नॉलेज को, आज के अपने सब्जेक्ट को आप किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे। देन कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आपको बताना चाहूंगी, जस्ट सुपरफिशियली, कुछ ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट सुपरफिशियली आपको बताना चाहूंगी कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग माइक्रोस्कोप नेचर में पब्लिश हुआ है। एंड इसकी क्या खासियत है, इट कैन प्रोड्यूस इमेजेस रिजोल्यूशन टू 0.93 एंगस्ट्रॉम, जबकि कन्वेंशनल जो है वो 0.98 एंगस्ट्रॉम तक ही दे पाता है। तो बायोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो है इसकी इंपॉर्टेंस को समझ पा रहे हैं। ये उसका आर्टिकल का DOI है, आप क्लिक करके थोड़ा और अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप जानना चाहेंगे तो आप जानिए इसके बारे में। देन क्यूरिंग ऑफ थर्मोसेट पॉलीमर्स, आपको पता है जो क्यूरिंग प्रोसेस में बोल रही थी, जो अलग अलग हमारे टीथ के फ्रेम्स में और अलग अलग कंपनीज में मशीन्स में फिट करने के काम आते हैं पॉलीमर्स। पहले क्यूरिंग प्रोसेस जो होता था वो आवर्स में होता था, और अभी रिसेंटली एक टेक्निक बनी है जिसको फ्रंटल पॉलीमराइजेशन टेक्निक बोलते हैं, उससे आपका क्यूरिंग प्रोसेस आवर से लेके सेकंड में आ गया है। ये पॉलीमर इंडस्ट्री वालों के लिए एक बून है। सो कैसे आप थर्मोसेट पॉलीमर्स की क्यूरिंग प्रोसेस को घंटों से लेके रिड्यूस कर दिए सेकंड्स तक। तो ये बहुत अच्छा इस तरह का डेवलपमेंट है जो सब हो रहा है। ऐसे ही बहुत सारे कॉपलिंग एरोमेटिक्स विद फास्फोरस हैं, रिसर्चर्स ने डेवलप किए हैं, और ये आपके मतलब मैं बात करूंगी तो बहुत ज्यादा समय हो जाएगा, बट ये मैंने स्लाइड में इंक्लूड किया है कि आप बाद में इसमें देख सकें और आप लिंक्स पे जाके इसके बारे में स्टडी कर सकें कैसे क्रिस्टलोग्राफी यूज हो रही है स्मॉल मॉलिक्यूल्स के एनालिसिस में, बिकॉज स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एनालिसिस बहुत टफ होता है। आप उसका
एनएमआर डेटा, ट्रेडिशनली एनएमआर डेटा स्पेक्ट्रोस्कोपी कैरेक्टराइजेशन में यूज होता है, पर अभी क्रिस्टलोग्राफी जो है, इसके इंस्ट्रूमेंट बहुत ही कम जगह होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बट अगर आपको मौका मिले तो क्रिस्टलोग्राफी बहुत अच्छा फील्ड है और कैरेक्टराइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। तो कैसे इलेक्ट्रॉन क्रिस्टलोग्राफी उभर के आया है लास्ट 2 इयर्स में, इस आर्टिकल में थोड़ा रिव्यू टाइप उसके बारे में है, बहुत ही अच्छा है और ये हम सबको काम आने वाला है, जो भी हम लोग फैकल्टीज हैं, रिसर्चर्स हैं। देन फ्लो केमिस्ट्री के बारे में बहुत बातें हुई हैं लास्ट 2 इयर्स में। फ्लो केमिस्ट्री क्या होता है? फ्लो केमिस्ट्री आपकी किसी भी प्रोसेस को कैसे फास्टर, सेफर, क्लीनर और स्केलिंग अप इजी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग को कितना मल्टीफोल्ड तरीके से, मल्टीफोल्ड स्पीड में बढ़ा देता है। और ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बहुत काम आता है। आपके पास एक सेट पैटर्न है फार्मास्यूटिकल्स का, अभी आप उसको कैसे अप्लाई करेंगे कि आप मतलब आपका जो प्रोडक्शन है वो बहुत फास्ट हो जाए, तो फ्लो केमिस्ट्री वहां बहुत काम आता है। तो ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था और रिसेंटली काफी टॉक्ड अबाउट था, that's why I included here. For students, मैं ये स्लाइड पे बहुत बात नहीं करूंगी, but just for your information, some major chemical institutes in India, we have 23 IITs, 31 NITs, Institute of Science Education and Research, ISER, 7 ISER में है हमारे पास, भोपाल, मोहाली, पुणे, and then CSIR labs 37, apart from all the state and central universities. Abhi institute like IISc Bangalore, very famous, then Institute of Chemical Technology Mumbai, TIFR Bhabha Atomic Research Center, सब MSc के बाद अपने एंट्रेंस एग्जाम्स लेते हैं। आप लोगों को एक वॉच रखना होगा कि आप हायर एजुकेशन में, रिसर्च में अगर इंटरेस्टेड हो, आप इस फील्ड में जा सकते हैं। एंटायरली केमिस्ट्री को डेडिकेटेड IICT, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद, देन NCL पुणे, ये सब एंटायरली केमिस्ट्री डेडिकेटेड लैब्स हैं। बहुत कुछ कर रहे हैं ये लोग सोसाइटल एप्लीकेशंस के साथ, मतलब कैसे बेनिफिट हो रहा है सोसाइटी को, एप्लीकेबल काम कर रहे हैं। आप यहाँ पे आप लोग इसके बारे में अभी से सोच सकते हैं, सो दैट इट कैन गिव यू अ क्लियर आइडिया ऑफ द थिंग्स। देन फॉर स्टूडेंट्स आई हैव जस्ट ट्राइड टू, मैं थोड़ा इसमें जल्दी आपको इसके बारे में थोड़ा एक ग्लांस बस दूंगी कि फंडिंग एजेंसीज हैं बहुत सारी जो आपको हेल्प कर सकती हैं अभी से। BSc से ही आप, ग्रेजुएशन से ही, पोस्ट ग्रेजुएशन से ही आप कैसे डिफरेंट तरह के फेलोशिप्स हैं जो ग्रैब कर सकते हैं। देन AICTE और UGC तो और CSIR तो है ही, जो 3 मेजर बोलते हैं, बहुत कॉमन है। बट आपको पता है DRDO, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आजकल बहुत अच्छी फेलोशिप्स देता है। विमेन को बहुत एनहांस, बहुत प्रमोट ये लोग करते हैं। सो गर्ल्स ऑल्सो यू शुड थिंक ऑफ व्हाट यू शुड मेक बेस्ट यूज ऑफ इट। बहुत सारे फेलोशिप्स हैं जो इंटायरली हम लोगों के लिए हैं और यंग गर्ल कैंडिडेट्स के लिए हैं। तो एक ये पूरी लिस्ट है जो मैंने स्लाइड में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है फॉर फंडिंग एजेंसीज इन इंडिया, और कैसे ये आपको बहुत तरह, जब फूड के लिए मैंने बात किया ना आपसे, तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, देखिए यहाँ पे किस तरह की फेलोशिप्स हैं और प्रोजेक्ट्स हैं। वो लोग प्रोजेक्ट असिस्टेंट हायर करते हैं और इनके वेबसाइट्स पे आपको वैकेंसीज भी मिलेंगी, जिसके बारे में उतना हमें जल्दी से पता नहीं चलता है। बट इफ यू आर अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, यू विल नॉट मिस द opportunities. So that's what my motive is. तो फेलोशिप अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट में इंस्पायर बहुत अच्छा स्कीम है। आप देखिए MSc से ही आपको इंस्पायर फेलोशिप्स मिलती है और ये पूरा PhD तक जाती है। बाद में फैकल्टीज को भी ये लोग सपोर्ट करते हैं। ये काफी अच्छी स्कीम है DST की। तो आप इसमें शी पे फोकस करिए, स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन। स्लाइड में मैंने पूरा डिटेलिंग, एज, कितना अमाउंट है, ये सब डाल दिया है कि आप इसको बाद में स्टडी करेंगे तो आपके बहुत काम आएगा ये। एंड देन डॉक्टर KS कृष्णन रिसर्च एसोसिएटशिप, ये अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के लिए बनाया गया है और अच्छे R&D प्रोग्राम्स हैं। आपको मास्टर्स लेवल पे ही और PhD लेवल पे ही हायर करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको यहाँ पे। इफ यू आर एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन, इसके लिए एंट्रेंस होता है, तो आप यूज कर सकते हैं अपने नॉलेज को, आप कैसे यहाँ पे एंट्रेंस के, आप कैसे गेट इन होंगे इस इंस्टीट्यूट्स में। देन देयर इज किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, KVPY, ये एक ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है और ये भी आपको काफी मतलब डिसेंट फेलोशिप देता है, आपको ये अच्छा खासा सपोर्ट देता है एज अ ग्रेजुएट और एज अ पोस्ट ग्रेजुएट। आपको MSc लेवल पे ही ये काफी सपोर्ट मिलेगा। Then there are some postgraduate merit scholarship for university rank holders, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, आपके भी स्टेट यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में इस तरह की फेलोशिप्स होंगी, so you can look into that.
देयर आर प्रगति फेलोशिप्स जो AICTE लॉन्च करती है। अगर आप टेक्निकल इंस्टीट्यूट में होना आपका जरूरी नहीं है, अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ कर रहे हैं तो भी आप यहाँ अप्रोच कर सकते हैं, एंड दे लुक आफ्टर योर आइडिया एंड प्रपोजल। तो आप इसके वेबसाइट्स को चेक कर सकते हैं। देन पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप एंटायरली आप कुछ GPAT गेट क्वालिफिकेशन के बाद ले सकते हैं। देन देयर आर नेशनल डॉक्टोरल फेलोशिप्स, आप MSc के बाद PhD करना चाहेंगे तो यू शुड नेवर गो फॉर PhD विदाउट दीज काइंड ऑफ असिस्टेंटशिप्स, बिकॉज बहुत सारा गवर्नमेंट ने प्रोविजन दे रखा है। बस हमें चैनल की जरूरत है, मेंटोर, अच्छे मेंटोरशिप की जरूरत है कि हम लोग कैसे इसका अच्छा फायदा उठा सकें। देन देयर इज SN बोस स्कॉलर्स प्रोग्राम, ये सर्व साइंस एंड इंजीनियरिंग बोर्ड है DST का, और इसने लॉन्च किया है, और ये इंडो और US थोड़ा एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी कराता है, और ये पूरा आपको ट्रेवल असिस्टेंस, हेल्थ इंश्योरेंस सब कुछ देगा इन स्पाइट ऑफ स्टाइपेंड। और ये केमिकल साइंसेज, अर्थ साइंसेज, एटमॉस्फेरिक साइंसेज और केमिस्ट्री वाले सब जगह, इस तीनों डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हैं, जो भी मैंने स्टडी किया है वहां वेबसाइट पे। सो आई हैव मर्ज्ड हियर इन दिस PPT। ओके, देन वी हैव खुराना प्रोग्राम फॉर स्कॉलर्स। ये एक तरह का एक्सचेंज प्रोग्राम है, ये भी DBT का है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। आप इंडिया में रहते, अपने कॉलेज में रहते, कैसे एक एक्सचेंज विजिट ले सकते हैं, ये सब के बारे में आपको आइडिया होगा ही, बट स्टिल आई हैव मर्ज्ड हियर इन दिस टॉक बिकॉज इट मेक्स सेंस टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। एंड इरास्मस एक्सचेंज प्रोग्राम्स, जो कि यूरोपियन कमीशन का बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैं जब यूरोप में मेरा जो एक्सपीरियंस था उसमें मुझे बहुत इंडियन यूनिवर्सिटीज के पोस्ट ग्रेजुएट करते बच्चे मिलते थे, और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि इस एज में ही इतना अवेयरनेस आजकल है हमारे कंट्रीज में, और इतने सपोर्टिव हमारे यहाँ स्टाफ्स हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग यू, वी आर मेंटोरिंग यू फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो सी व्हाट एरियाज यू वांट टू पिक इन एंड यू वांट टू गो फॉर दिस यूरोपियन कंट्रीज, और एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, वहां के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं और आप लोग वहां पे कैसे जा सकते हैं, इसका फुल डिटेल्स वेबसाइट पे है। तो आप देखिए कि आप कैसे फायदा उठा सकते हैं ये सारे अच्छे फंडिंग स्कीम्स का। देन समर रिसर्च फेलोशिप, ये बहुत अच्छी चीज होती है कि आपकी डिग्री चल रही है, बट आपका जो 1-2 मंथ का, वैसे भी आप इंटर्नशिप्स तो करते ही हैं, बट आप अच्छे फेलोशिप्स लेके अच्छी जगह से इंटर्नशिप करते हैं, आपको बहुत फायदा मिलता है। सो आप पेड स्टाइपेंड पे जाइए, और अपने आइडियाज हमेशा अपने सुपरवाइजर के लिए आप थ्रो करिए। ये नहीं कि आप मुझे बताइए प्रॉब्लम, आप अपने 2 प्रॉब्लम्स, रिसर्च प्रॉब्लम्स लेके जाइए, सो दैट टीचर विल बी हैप्पी टू अपने उसमें इनपुट्स देने के लिए। सो ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। देन मैं ऑनलाइन बुक्स कोर्सेज, सबको मालूम है आजकल, बट स्टिल द स्टॉक विल बी इनकम्प्लीट अगर मैं आपको तरीका नहीं बताऊंगी, सीधा एप्लीकेशन और जगह ही बता दूंगी। तो अभी आपके कन्वेंशनल टीचिंग के अलावा, आपके जो कोर्सेज हैं उसके अलावा बहुत सारे ऑनलाइन फ्री कोर्सेज हैं, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, MOOCs, जिसमें कि आप लोग जानते ही होंगे, NAPTEL है, NPTEL कोर्सेज जो गवर्नमेंट के हैं, जिसमें IIT प्रोफेसर के कोर्सेज फ्री में है, आप वहां पे पढ़ सकते हैं, उनके वीडियोस देख सकते हैं। देन इसके अलावा पूरी एक लिस्ट कॉम्प्राइज की है मैंने, जिसमें कि फ्री ऑनलाइन कोर्सेज, जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग है कोर्सेरा के कोर्सेज, तो मतलब नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, फैकल्टीज के लिए भी अभी आजकल तो मैंडेटरी हो गया है पूरा। आप यहाँ बैठे बैठे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, ड्यूक यूनिवर्सिटी, ये सब से हमने खुद सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए हैं। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप केमिस्ट्री के बहुत सारे स्पेशल टॉपिक्स पे वहाँ के प्रोफेसर और लर्नेड पर्सनल से ऑनलाइन नॉलेज ले सकते हैं। कुछ अलग तरीके की चीजें भी आप वहाँ पे सीख सकते हैं। सो ये सारे आपके ऑनलाइन कोर्सेज हैं। कोर्सेरा हुआ, देन आपका एडेक्स हुआ, एंड और हमारे नेशनल गवर्नमेंट की जितने पॉलिसीज हैं वो सारे MOOCs कोर्सेज की आप फायदा उठा सकते हैं। सो एडेक्स है बहुत सारा, और देन माइक्रोसॉफ्ट, गूगल के भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो फ्री है स्टूडेंट्स के लिए। तो हम लोग अभी कैसा है, डेटा वगैरह हमारे पास बहुत अच्छा होता है, बट हम लोग सोशल एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व है। सो बट इस एज में अगर आप ये MOOCs कोर्सेज पे रजिस्टर करें, आप हर इनके वीक्स होते हैं, पूरा डिजाइन होता है, 4 वीक का कोर्स, 8 वीक का कोर्स, 12 वीक का कोर्स, आपको प्रॉपर असाइनमेंट आएगा, आप एग्जाम देंगे वहां पे। तो आप बैठे बैठे अपने मोबाइल पे किसी एक टॉपिक का, केमिस्ट्री में आपके पास सर्टिफिकेट आ रहा है, तो आपका नॉलेज ही नहीं इनहेंस हो रहा है, आपके पास सर्टिफिकेट होता है किसी चीज का, तो ये सब बहुत अच्छा रहेगा। और आपके ओवरऑल जो मैं बात कर रही हूँ, कम्युनिकेशन हुआ, नॉलेज के साथ साथ बाकी चीजें जो है उसके लिए बहुत हेल्पफुल है।
ओके, सो ये पूरा एक कंप्राइज किया था मैंने सारी चीजों का, जिसमें कि ये भी 2 लिंक्स मैं आपको देना चाहूंगी कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी और इंटरनेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, बहुत सारे बच्चे हैं जो यूज कर रहे हैं, आप लोग भी करते होंगे, बट अगर कहीं कोई है जिसको इसके बारे में नहीं पता है, तो टू हेल्प दोज स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे बात करूंगी इन सब डिजिटल लाइब्रेरीज की। फ्री है, आप अपना अकाउंट बनाइए, आप जो चाहे डाउनलोड करिए, ई लर्निंग को आप ज्यादा एनहांस करिए, क्योंकि अभी यही है जो हम लोगों को काफी हेल्प किया है सर्वाइवल में, और इट केप्ट अस गोइंग, राइट। सो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज वेयर वी आर, ये चीज ऐसी है जिसमें मैं बहुत एम्फेसाइज करती हूँ कि हम जिस कॉलेज में हैं, जब हमारी जो वहाँ पे फैसिलिटी है, हम कहीं बहुत नहीं आ जा पा रहे हैं, हमारे कुछ फैमिली कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, स्पेशली गर्ल्स के, तो हम जहाँ पे हैं वहाँ क्या सोच सकते हैं, वहाँ क्या अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है एनकरेजिंग ईच अदर, encouragement ऑफ यंग रिसर्चर्स एंड अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग। अब ये अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के लिए ही मैंने ये ऑनलाइन कोर्सेज कितनी बातें की हैं आपसे, तो आप कैसे अपग्रेड करो अपने आप को, बहुत सारे अपग्रेड कोर्सेज आते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी पे ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज भरे पड़े हैं, गो एंड ट्राई टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज। एंड देन इसके अलावा एक और चीज है जो आपको रिसर्च अपॉर्चुनिटी देती है वेयर यू आर, वो है कोलैबोरेशन। सो कोलैबोरेशन एक ऐसी चीज है जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ कि मेरे लाइफ में कोलैबोरेशन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, एंड आई वुड throw a message here in my talk कि students please try to collaborate and talk with the people who are at good places, who are at the places where you want to go tomorrow, और आप उनके साथ, आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, कुछ चीजें हैं, बट आपको कुछ नया करना है, आप कैसे कोलैबोरेट करके अपना काम कर सकते हैं। कोलैबोरेशन एक ऐसी चीज है, पार्टनरशिप एक ऐसी चीज है जो रिसर्च अपॉर्चुनिटी आपको देती है जहां पे आप हैं। सो ये एक चैनल है। सो इसके अलावा आई वुड लाइक टू जस्ट गिव अ रेस्ट टू माय टॉक। आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर शशि प्रभा मैडम फॉर roping me for this talk, and I'm grateful to all the dignified faculties and head of the institutes, principal sir and everybody of Digvijay Nath PG College who have given me opportunity to speak. And thank you so much students for your very patient and for your very kind attention throughout the lecture. It was very smooth lecture. Thanks a lot all of you. Now students, the lecture is open for any query, question you have. आप में से कोई स्टूडेंट कुछ पूछना चाहता हो? आप बताइए। रोहित कुमार एमएससी थर्ड, रोहित कुमार एमएससी थर्ड सेमेस्टर। माइक उसके पास है। डॉक्टर नम्रता, आप सुन पा रही हैं? Yes madam, I can hear. हेलो, आवाज आ रही है? अपने नाम बता के। गुड आफ्टरनून मैम, माय सेल्फ रोहित कुमार वर्मा। Hello. Why we prefer NMR would be the one best spectroscopy? मैं क्वेश्चन ठीक से सुन नहीं पा रही हूँ, शायद किसी को एक बार रिपीट करना पड़ेगा मैम, शायद मुझे उस पर कुछ सपोर्ट चाहिए रहेगा। हिंदी में ही अपना क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए। NMR को हम लोग NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए बेस्ट प्रेफर क्यों करते हैं? NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्या क्वेश्चन? मैम, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ट क्यों है जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपीज हैं? बेसिकली क्या है क्वेश्चन? अच्छा, जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ट क्यों है? यस मैम। Yes, so NMR spectroscopy, can you hear me? थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम शायद मुझे फील हो रहा है। मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या? मुझे जो आपका क्वेश्चन समझ में आ रहा है वो ये है कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी जितनी भी टेक्निक्स है उसमें बेस्ट क्यों है ना? Yes, ma'am.
यस यस सो लिसन, क्या है, जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें से एनएमआर, मैं ये नहीं बोल सकती कि एकदम बेस्ट है, बट हाँ बहुत हाईली एप्लीकेबल है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि ये मालूम है आपको डायरेक्ट स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन का बहुत सारा इंफॉर्मेशन एक साथ देती है। ये एनएमआर ऐसी टेक्निक है जिसमें कि जैसे प्रोटॉन एक्सचेंज एनएमआर हुआ, आपके पूरे एक मॉलिक्यूल का इर्द गिर्द क्या क्या फंक्शनैलिटीज है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या उसका एक फ्रेमवर्क हो सकता है, तो अननोन मॉलिक्यूल के आइडेंटिफिकेशन में एनएमआर बहुत एप्लीकेबल है। इसीलिए जैसे कि आज हम चाहें कि आप कोई एक प्लांट उठा लीजिए, बोटानिकल प्लांट, कोई एक हर्बल प्लांट उठा लीजिए, और अब आपको इसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट निकालना हो, पता लगाना हो कि उसकी क्या एप्लीकेबिलिटी है, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि इसमें जो केमिकल कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो नोन है कि नहीं। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो वो एक इकलौती ऐसी स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो आपके मॉलिक्यूल्स के एनवायरनमेंट को, मतलब एक पर्टिकुलर एटम के सारे एनवायरनमेंट को हेल्प करती है आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन टेक्निक है, इसीलिए ये काफी एप्लीकेबल है। बट इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि कोई भी सिंगल स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको हेल्प कर देगी, या हम उसको एकदम से बेस्ट बोल सकते हैं किसी भी चीज के एनालिसिस के लिए। हमें बहुत सारी टेक्निक्स की हेल्प चाहिए रहती है, बट हाँ क्योंकि इंस्ट्रूमेंट एनएमआर का इतना कॉस्टली है, इफेक्टिव है, इसीलिए क्या है कि उसका जो एप्लीकेशन है, या हम लोग उसको ऐसा बेस्ट बोल देते हैं यूजुअली, बिकॉज उसकी जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक्सपेंसिव है। बट हाँ अकेले सिंगल हैंडेडली एनएमआर also is not able to help you to identify a structure, but हाँ इसका major role structure elucidation में ही है। I hope my answer is helpful to you. Very well explained, Dr. Namrata. माइक दे दो, माइक्रोफोन। Yeah, I think mic पे वो इको हो रहा है। Very well explained, Dr. Namrata. आपको मेरे ख्याल में Thank you मैम। समझ में आ गया होगा कि एनएमआर अच्छा है, लेकिन बहुत सारे अन्य इंस्ट्रूमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन के लिए। मॉलिक्यूल के एनवायरनमेंट के बारे में बेस्ट बता सकता है एनएमआर। आपका क्वेश्चन अच्छा था, धन्यवाद। प्रज्ञा दुबे फ्रॉम एमएससी 3rd सेमेस्टर। Good evening, ma'am. Hello. Good evening. Yeah, good evening. Thanks for this wonderful session. Ma'am, I have a question that you have said about that article we are going to publish. How can we publish that article in the newspaper or any blog? How can we publish an article? I think this is your question. Yes. How can we publish an article? Yes, ma'am. Yeah. So see, we can publish an article only if you are throwing either an idea or a work that we have performed. So एक article publish करने के लिए या तो हमारे पास कुछ एक experimental काम होता है जिसके लिए आपको एक लैब रिक्वायर्ड होती है। जैसे अभी आप बीएससी में है या एमएससी में, आई वुड लाइक टू नो। एमएससी में है आप? यस। सो जैसे एमएससी में है आप, तो आप रिसर्च के बारे में थोड़ा बहुत और आइडिया होगा आपको, और आप इंटर्नशिप्स अगर किए हैं तो आपको तो काफी आइडिया होगा कि अभी रिसर्च में Internship. That's why I was asking how I can get that. अच्छा, you have done internship. That's very nice. That's very nice. Excuse me, ma'am. No, I didn't have done any kind of internship. I just asking how to do this internship or an article to post or publish. Just a keynote how to do that. Okay. Thank you for explaining me this question so well. So if you have not done internship, then you can get help from the presentation which I have given you. So see, I will tell you my experience how I did internship in my MSc. So my MSc 4th semester required some kind of internship. What I did simple desk job. That time we don't, 2008 we were not used to, हमारे parents, they did not provide us mobile and all these things. I went to a cafe and what I did is, I just Google
out all the big institutes of India. I picked the lab and the topic in which I was interested in. So first of all, from all these huge and lot of areas which I have thrown here in PPT, you pick your area of interest. Not necessary it should be very complicated and fascinating. Whatever topic that you must have understood in your chemistry syllabus also, कि which topic में you have interest. So if you have interest in some topic, तो उसमें आपका hold अच्छा होता है, and then आपको काम करने में मजा आता है, आप प्रेशर में काम नहीं करते. So choose your topic first of all, and then you see कि इस topic में क्या काम किया गया है and what new you can do in that topic. This will be the second step. अब इसके बाद आपका थर्ड मेजर स्टेप होगा इंटर्नशिप के लिए एक अच्छा सेंटर और मेंटोर ढूंढना. एक अच्छा सेंटर और मेंटोर ढूंढने का एज ए स्टूडेंट एक तरीका होता है, यू राइट इन ईमेल, बट द ईमेल का जो एक ऑफिशियल नहीं, एक ऑफिशियल तरीका होता है. वो ऑफिशियल तरीका आप बनाइए कि आप कौन है, आपका इंटरेस्ट कैसा है. सर मैंने आपके लैब में आई हैव सीन योर प्रोफाइल, आई लाइक योर पब्लिकेशंस एंड आई हैव रिसर्च इंटरेस्ट इन यू. इसका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है एंड मेंटर्स विल बी हेल्पिंग यू विद दैट. एंड विद दैट काइंड ऑफ प्रॉपर लेटर you simply write emails to scientists and to the professors in different kind of renowned institutes, and trust me, you will get answers. They will answer you. And I got internship opportunity simply by doing this, and it helped me a lot because fresh candidates के curiosity को people are acknowledging. They do answer you, but I'm not saying that you will write one email and you will get an answer. You have to put in lot of efforts. You will have to contact lot of scientists and laboratories, and you will get idea of whether somebody is going to hire you or not. Because I'm saying this to contact personally. Why? Because see, if you get some fellowship opportunity also, अगर आपको कहीं दिखता भी है fellowship opportunity, आप उस पे apply करना चाहते हो, वो वहां पे आपको पूछेंगे कि आपको किस लैब में जाना है और आपका मेंटोर कौन है. तो सबसे पहले आपके मेंटोर के साथ में बात हो जानी चाहिए. उसके बाद आप जो है एक पर्टिकुलर स्कीम पे जाके अप्लाई कर दीजिए, एंड वहां से आपको फेलोशिप मिलेगी उस इंस्टीट्यूट में काम करने की. दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि कई सारे इंस्टीट्यूट का खुद ही अपने पास से ही वो लोग स्टाइपेंड भी देते हैं. बहुत सारे प्रोफेसर के पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो लोग अपने प्रोजेक्ट से भी आपको स्टाइपेंड देते हैं, जिसपे आप सीख भी सकेंगे और आपका आप अर्न भी कर सकेंगे. So I hope I was helpful in that. Thank you, Dr. Nabreka. Thank you, ma'am. प्रज्ञा दुबे का प्रश्न के बारे में मैं कुछ कह सकती हूँ. जैसे आप बिल्कुल फ्रेशर हो, अभी पढ़ रहे हो, तो पहले आप पढ़ो. पहले जैसे केमिकल एजुकेशन जो जर्नल है जिसके बारे में मैडम ने बताया है, अमेरिकन कैंसर सोसाइटी का जर्नल है, उसमें आपकी लेवल के आर्टिकल्स छपते हैं, पढ़ने वाले बच्चों के लिए छपते हैं. तो पहले उनको पढ़िए. ऐसी चीजों को जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आप क्या लिख सकते हो. आप पढ़ने वाली चीज लिख सकते हो. अभी तो आप रिसर्च में हो नहीं, अभी आप इंटर्नशिप, मैडम ने बहुत सारी चीजें आपको बताई, लेकिन जब तक आप ये नहीं समझोगे कि हम क्या दे सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं लिखना है. तो स्टूडेंट्स के लिए लिखना है या कुछ नई रिसर्च की चीज के बारे में, तो उसके लिए अलग अलग जर्नल्स होते हैं. केमिकल एजुकेशन पढ़ने वाले बच्चों के लिए चुकी है, उसी के लिए लिखा जाता है. तो आप उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो. तो पहले पढ़ो. किसी भी चीज में घुसने के लिए पहले जब उसकी चीजों को धीरे धीरे घुसते हैं, समझते हैं, तो बाकी चीजें धीरे धीरे अपने आप समझ में आती है और फिर अपने मेंटर्स को आप ढूंढ सकोगे, अपना काम आप कर सकोगे. आपकी क्वेरी के लिए, आपकी क्यूरियोसिटी के लिए बहुत धन्यवाद. प्राची त्रिपाठी फ्रॉम बीएससी पार्ट 2. मैम माइसेल्फ प्राची त्रिपाठी. मैम अब डे टू डे देख रहे हैं केमिस्ट्री में बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है हर फील्ड में, लेकिन मैम इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं. हमारे एनवायरनमेंट बहुत सारे साइड इफेक्ट इस पे दिख रहा है. तो मैम केमिस्ट्री में आगे बढ़ते हुए अपने एनवायरनमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं?
जहाँ तक मुझे आपका क्वेश्चन समझ में आया है कि केमिस्ट्री जो है हमारे एनवायरनमेंट को बहुत इम्पैक्ट करती है, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम लोग आगे जाके अपने एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर सकें, मतलब कुछ एनवायरनमेंट को सेव कैसे करें, यही आपका क्वेश्चन है, एम आई राइट? यही क्वेश्चन है ना कि मैं अपने एनवायरनमेंट को कैसे सेव कर सके आगे जाके? Yes, ma'am. यस सो अगर प्राची आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और उसके बहुत सारे पोजिंग थ्रेड्स के बारे में कुछ शायद 5 या 6 स्लाइड में एम्फेसाइज किया है। तो उसमें हम लोग उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये एमएससी के बाद, जैसे अभी मैडम ने बोला कि जब आप यहाँ से एमएससी का अपना पूरा एजुकेशन ले लेंगे, बेसिक लेवल का जो आपका एजुकेशन है जो कि रिक्वायर्ड है कहीं भी आगे जाके कुछ भी करने के लिए, आपने ये ले लिया, तो फिर आप बहुत सारे एनवायरमेंटल लैब्स हैं, बहुत सारे एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूट्स हैं जो जिसको कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक सेपरेट ब्रांच है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस। पहले आपको वहां पे थोड़ा सा स्टडी करना होगा, थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और इसमें हम कैसे एफर्ट डाल सकते हैं एनवायरमेंटली जो टॉक्सिक चीजें हैं उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए। सो इसी के लिए मैंने आपको उसमें 2-3 स्लाइड्स थी जिसमें कि मैंने आपको बताया कि कैसे हमें ग्रीन केमिस्ट्री पे फोकस करना है, कैसे हमें सेफ, इकोनॉमिक और एफिशिएंट टेक्नोलॉजी पे फोकस करना है। ये सब मैंने आपको आइडियाज दिए हैं अपने टॉक में, बट आप उसको कैसे अच्छे से अप्लाई करेंगे वो बिल्कुल अभी जो मैम ने आपको गाइडेंस दिया है कि जब आप अपना बेसिक नॉलेज बहुत अच्छे से फिनिश करेंगे, देन आप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आप कैसे उस चीज में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अभी व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टडी अबाउट इट। आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, जितना हो सके अवेयरनेस ले सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स चल रही है और लोग उस प्रॉब्लम के लिए क्या कर रहे हैं, पहले आप उस बारे में पढ़िए। बहुत सारे जर्नल्स हैं आपकी यूनिवर्सिटी में, लाइब्रेरी है अच्छी आपके कॉलेज में, अब आप लाइब्रेरीज में बैठ के उस चीज को जानने की कोशिश कर सकते हैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, कि उसके बाद ही आप उसके बारे में सोच पाएंगे। बट हाँ, अगर तरीका जो है तो जो जो रास्ता है, जो सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन एक केमिस्ट के हाथ में डेफिनेटली है और आप उसको इसी तरीके से निकाल सकते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री को लेके चलना है और कैसे इकोनॉमिकली एक रिएक्शन को करना है, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। थैंक यू। Thank you, ma'am. थैंक यू डॉक्टर नम्रता। प्राची का प्रश्न ये दिखाता है कि आप अपने एनवायरनमेंट के प्रति सचेत हैं और बीइंग ए केमिस्ट्री स्टूडेंट आप उसको सुधारना चाहते हैं अपनी केमिस्ट्री की सहायता से। बहुत अच्छी बात है, आप हमारी नई जनरेशन अपने आसपास के प्रति जागरूक है, ये सारी बातें पता चलती हैं और आपने ध्यान से सुना है सारा कुछ उनका। अब मैं अपनी कलीग डॉक्टर आनंद से कहती हूँ कि वो उनका कोई प्रश्न है शायद, तो कृपया करें। हेलो मैम, दिस इज आनंद। जैसे आपने बोला कि प्लास्टिक जो है जो अपने जो डेली बेसिस निकल रहा है, हर जगह घुसता जा रहा है, हर जगह पाया जा रहा है। तो अभी एक आर्टिकल आया था जहाँ पे था कि सॉल्ट में भी प्लास्टिक पाया गया है, ओके। और उसके बाद फिर एक आया था कि कुछ प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया डिस्कवर हुई थी। तो अभी उसके बाद मुझे कोई अपडेट नहीं मिल रहा, तो काइंडली कैन यू प्रोवाइड एनी अपडेट इन दैट एरिया? सर, सो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और यू नो बहुत ही प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं, ये मतलब मेरे लिए न्यू है कि प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं। सो मैं डेफिनेटली इसके बारे में और स्टडी करूंगी और बिल्कुल मैं इस पे एक अच्छी चर्चा करना चाहूंगी। बट हाँ, प्लास्टिक जो पाया जा रहा है सॉल्ट में, मतलब आप सॉल्ट बोले ना, सॉल्ट में ही नहीं सर, बहुत सारे एडिबल आइटम्स में, अभी हम लोग डोमेस्टिक आइटम्स में प्लास्टिक एडिबल पाए जा रहे हैं और इसीलिए इतना बड़ा वेंचर निकाला गया यूएस में बहुत ज्यादा, स्पेशली यूएस में बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां इंडिया से ज्यादा प्लास्टिसाइजेशन हो रहा है और उन लोगों ने ये ह्यूमन एक्सक्रीट में प्लास्टिक निकाला। तो डेफिनेटली सॉल्ट तो क्या, बहुत सारे हमारे एडिबल आइटम्स में प्लास्टिक पाया जा रहा है क्योंकि वो अब हमारे साइकिल में सर आ चुका है। बट प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया पे बहुत ज्यादा अपडेट सर इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी भी हम लोग इस तरह के रिसर्च
बहुत कॉमनली नहीं कर पाते हैं, बहुत कॉमनली देख भी नहीं पाते हैं। जैसे बैक्टीरिया का कल्चर करना, बैक्टीरिया में कोई चीज स्टडी करना, आपको प्रॉपर माइक्रोबायोलॉजी लैब चाहिए, ठीक है। एंड मोस्टली ऐसी लैब्स बहुत ही कम है जो एकदम डेडिकेट होके ये सब बैक्टीरिया का कल्चर करके काम करती हैं। तो हम लोग बस एक ही चीज कर सकते हैं कि हम लोग कैसे इस चीज को फॉलो करें कि हमें मतलब ज्यादा इस तरह के आर्टिकल्स को मिले, मतलब देखने को मिले। और जो बैक्टीरिया का आप शायद जिक्र कर रहे हैं, तो उस तरह का बैक्टीरिया एक इंडियोनेला नाम का एक स्पीसीज है बैक्टीरिया का, जो ये प्लास्टिक ईटिंग करता है। मैंने एक न्यूज आर्टिकल में पढ़ा था। सो सर, मैंने जो ये CNN मीडिया जो यूज किया है ना अपने इस PPT में, मैं देखती हूँ यहाँ पे जो अपडेट्स है बहुत अच्छे होते हैं इन लोगों के। और ये RSC और ACS के आर्टिकल्स और नेचर के आर्टिकल्स उठा के एकदम रिसेंट अपडेट्स पब्लिश करते हैं। तो ये डेफिनेटली आपको प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया के बारे में जो भी अपडेट्स होंगे, आई थिंक इजीली प्रोवाइड, आपको इजीली अवेयर हो जाएंगे आप। बट इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक सर। आई एम रियली हैप्पी टू नो अबाउट की प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरियाज पे भी आर्टिकल्स हैं। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू डॉक्टर नम्रता। डॉक्टर नम्रता ने बहुत ही थोड़े समय में बहुत अधिक जानकारी दी है। बच्चों, उन्होंने कोई भी फील्ड, कोई भी ब्रांच केमिस्ट्री से रिलेटेड ऐसा नहीं छोड़ा है जिसके बारे में मतलब आप लोग जानना चाहते होंगे कि हम कहाँ जाए, क्या अवसर हो, चाहे वो केमिस्ट्री की ट्रस्ट एरिया के बारे में हो, केमिकल सेंसर्स, हाई डिमांड एरिया, ऑनलाइन कोर्सेज, फेलोशिप्स, स्कॉलरशिप्स, कोलैबोरेशन करने के लिए बताया उन्होंने कि आप अपने छोटी जगह में हो तो आप अपने आइडिया शेयर करो। आप और आपको मौका है, सबके हाथ में एंड्रॉइड फोन है, तो आप बड़े इंस्टीट्यूट्स के साइंटिस्ट से कांटेक्ट बनाओ। आपको भी मैंने अपने कांटेक्ट से ही डॉक्टर नम्रता को आज आप लोगों के साथ ट्विटर से हम लोग अपने चीजों को शेयर ही कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अपने आइडिया शेयर करिए, अपने को हमेशा अपडेट करते रहिए। आपने देखा अभी डॉक्टर आनंद ने इस चीज के बारे में पूछा, तो अपने को अपडेट करते रहिए, एक्सपर्टीज को शेयर कीजिए, हमेशा मोटिवेटेड रहिए। और हमारे जैसे लोग हमेशा आप लोगों के लिए आप यंग रिसर्चर्स को हमेशा मोटिवेट करने का काम करते हैं, हमेशा उत्साह में रहते हैं, क्योंकि हम लोग सब ऊर्जावान लोगों के बीच में रहते हैं। डॉक्टर नम्रता से बढ़कर अच्छा आप लोगों के लिए रिसोर्स पर्सन नहीं हो सकता था, क्योंकि आपका एक्सेंट भी बिल्कुल वैसा ही जैसा हम लोग बोलते हैं। अगर किसी बहुत ही विद्वान को हम पकड़ लेते जो कि जिनकी भाषा ही नहीं समझ में आती, जिनका बोलने का लहजा ही आप लोगों को सिर के ऊपर से गुजर जाता, तो कोई फायदा नहीं था। तो मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर नम्रता भी आपके हमारी तरह से छोटी शहर से बिलोंग करती है। जौनपुर उनका शहर है, और अपनी पढ़ाई के भरोसे उन्होंने नवी मुंबई जैसे शहर में अपने लिए हम कह सकते हैं नवी मुंबई को अपने लिए प्लेसमेंट ढूंढ लिया है, और इंटरनेशनल लेवल की अपनी पहचान बनाई है। तो आपको इनके व्यक्तित्व ने भी प्रेरित निश्चय ही किया होगा। आप भी अपने को कम मत आंकिए। आप लोगों में भी बहुत अधिक क्षमता है, और कल को हो सकता है कि हम लोग सुने कि हमारा ये स्टूडेंट आज यहाँ पहुंचा हुआ है। बहुत सारे हमारे पुराने स्टूडेंट हमको आपको बताए, कोई जर्मनी से रिसर्च किया है, कोई कहाँ तक पहुंचे हैं, बहुत सारे लोग टीचर्स हैं। तो इस समय मतलब जिस लेवल पे हम लोग हैं, बहुत सारे अपने बच्चों के अचीवमेंट से, अपने स्टूडेंट्स के अचीवमेंट से प्रसन्न होने का समय हम लोग। तो ये भी हमारे लैब डॉक्टर अवधेश सिंह की बेटी है, जिसकी वजह से हम इनको कांटेक्ट कर पाए। डॉक्टर नम्रता का तो मैं बहुत ही धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना समय निकाला। हम लोग को काम करने में इसमें भी समय लगा, तो 2 से स्टार्ट कर पाए, तो उसके लिए भी मैं उनसे क्षमा याचना करती हूँ आप लोगों की तरफ से, और टेक्निकल सपोर्ट के लिए और हर चीज के लिए आप लोगों की उपस्थिति के लिए एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए मैं अपने वरिष्ठतम सहयोगी मित्र डॉक्टर परीक्षक सिंह बॉटनी डिपार्टमेंट से उनको मैं आमंत्रित करती हूँ कि डॉक्टर नम्रता के प्रति और सभी आलोचकों के प्रति अपना हमारी तरफ से धन्यवाद प्रेषित करें। डॉक्टर परीक्षित सिंह जी इस समय हमारे प्राचार्य जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
हमारे प्राचार्य जी की ओर से आप अपनी बात रख रहे हैं। डॉक्टर साहब, Thank you, Shashi Madam. Thank you for your words. आदरणीय डॉक्टर नम्रता जी, केमिस्ट्री की विभागाध्यक्ष डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, केमिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आनंद कुमार जी, डॉक्टर राजेश कुमार सिंह जी, डॉक्टर मनीष कुमार जी, हमारे तकनीकी सहयोगी डॉक्टर अमरनाथ तिवारी जी, जूलॉजी की विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनीता कुमारी जी, डॉक्टर शिल्पी जी। प्राचार्य जी ने अपनी व्यस्तताओं के कारण डॉक्टर नम्रता जी का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मुझे भेजा। मैं थोड़ा विलंब से आया, पर बाटनिस्ट होने के नाते जितना मैंने सुना, उनका जो उद्बोधन था बहुत ही प्रेरणादायी था। सबसे बड़ी बात है कि आपके कैरियर को लेकर के, खासतौर पर पीजी के स्टूडेंट्स के लिए और यूजी के स्टूडेंट्स के लिए जो केमिस्ट्री विषय में रुचि रखते हैं, यह जानकर बहुत ही हर्ष हुआ। मैडम ने मुझे बताया, हम लोग इनके पिताजी को जानते हैं, अवधेश सिंह जी को, ये जान के और भी अच्छा लगा कि उनकी बिटिया है, जौनपुर की रहने वाली है। आप देखिए, उसको बायोडाटा इनका मैडम ने दिया। मैंने देखा कि इनके रिसर्च पेपर्स विश्व के अनेक देशों के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में और इंटरनेशनल जर्नल्स में छपे हुए। आपने इनके उद्बोधन को सुना, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इनसे प्रेरित होंगे और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप में से जरूर कुछ बच्चे डॉक्टर नम्रता जैसा है आने वाले दिनों में, हो सकता है हम लोग रिटायर हो जाए बूढ़े होकर के, लेकिन जो नई पीढ़ी आएगी उनमें से आप जैसे बच्चों में से मैं डॉक्टर नम्रता को देखना चाहता हूँ। डॉक्टर नम्रता जी का बहुत बहुत आभार। उन्होंने भविष्य में केमिस्ट्री को कैरियर कैसे बनाया जाए इस बारे में आपको बहुत डिटेल्स में बताया। मैडम के बारे में डॉक्टर सत्यपाल ने बताया। मैं जानता हूँ आप बहुत देर से सुन रहे हैं, तो मैं अपनी बात को बस इतने ही संक्षेप में कहना चाहूंगा। मैं एक बार पुनः महाविद्यालय की तरफ से इस कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, केमिस्ट्री के बच्चे, हमारे पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर के और जो हो, बीएससी के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के भी केमिस्ट्री के विद्यार्थी उपस्थित हों, अपने सहयोगियों सबकी तरफ से मैडम नम्रता जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं। और उनसे आशा ही नहीं, उनको पूरा विश्वास है कि जब भी महाविद्यालय को अपने विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए उनकी आवश्यकता होगी, अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल कर वो हमारे बच्चों के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध रहेगी। धन्यवाद डॉक्टर नम्रता। Thank you, sir. Thank you so much.